धधकती डामर की हवाई पट्टी से उठती गर्म हवा ने एक मृग तृष्णा का भ्रम पैदा कर दिया था। सूरज एक विशाल भट्टी की तरह पृथ्वी को बेरहमी से भून रहा था, जिससे भारत की प्रविचनय गर्मी भी असहनीय लग रही थी। यह भारत में एक संयुक्त भारतीय अमेरिकी सैन्य अभ्यास का अड्डा था। अमेरिकी वायुसेना के विशाल परिवहन विमानों से निकलती गर्म हवा, पैरा एसएएफ कमांडो के पसीने की गंध और धूल में मिली घनी तनाव की महक ने हवा को भारी और दम घोंटू बना दिया था। भारत के पैरा विशेष बल की व्हाइट टाइगर्स के नाम से मशहूर इकाई और संयुक्त राज्य अमेरिका की डेल्टा फोर्स के बीच एक उच्च ऊंचाई वाले पैराशूटिंग का संयुक्त अभ्यास अपने चरम पर था। हालांकि यह दुनिया की दो सबसे मजबूत इकाइयों की मुलाकात थी, लेकिन उनके बीच का माहौल बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। यह एक खुला रहस्य था कि वे एक दूसरे की क्षमताओं को माप रहे थे, भावनाओं को भड़का रहे थे और एक अदृश्य गौरव की लड़ाई में उलझे हुए थे। सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह राठौड़ बिना कुछ कहे अपने ऑक्सीजन मास्क और पैराशूटिंग उपकरणों की जांच कर रहे थे। उनके हाथ हजारों बार के अभ्यास से एक मशीन की तरह सटीक और कुशल हो गए थे। उनके छोटे कटे बालों के नीचे उनकी सांवली गर्दन पर पसीने की मोटी बूंदें बह रही थीं। फिर भी उनकी आंखें शरद ऋतु के आकाश की तरह शांत थीं। सेना में लगभग 20 वर्षों की सेवा ने उनके शरीर को एक जीवित हथियार और उनकी भावनाओं को ग्रेनाइट की एक ठोस परत के नीचे दफन कर दिया था। ऐ भारतीय सैनिक, क्या तुम अपने उपकरणों की ठीक से जांच करना जानते हो? अगर तुम हवा में पैराशूट खोलना भूल गए तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। एक तीखी और बुलंद आवाज ने अर्जुन की चुप्पी को तोड़ दिया। उस आवाज की मालकिन कैप्टन जारा खान थीं, जो डेल्टा फोर्स में भी अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके बड़े करीने से बंधे सुनहरे बाल और टाइटेनियम फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उनकी नीली आंखों ने एक जिंगिंग सैनिक की छवि प्रस्तुत की, लेकिन उनके मुंह से निकले शब्द हमेशा चाकू की तरह तेज होते थे। उनकी निगाहें अर्जुन के हाथों पर नहीं, बल्कि उपहासपूर्ण लहजे में उसके चेहरे पर टिकी थीं। आसपास के डेल्टा फोर्स के सैनिक दबी हंसी हंस पड़े। उनकी आंखों में दक्षिण एशिया के इस छोटे से देश के सैनिकों के प्रति स्पष्ट तिरस्कार और श्रेष्ठता का भाव था। उनके लिए भारतीय सैनिक केवल उनकी महानता साबित करने के लिए एक जरिया थे। अर्जुन के बगल में उपकरणों की जांच कर रहे हवलदार सिंह अपमान से लगभग उठ खड़े हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें केवल एक उदासीन नजर से रोक दिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि गुस्सा भावनाओं की सबसे मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति है, खासकर जब एक प्रतिद्वंद्वी खुलेआम उकसा रहा हो। उपकरणों में कोई समस्या नहीं है, कैप्टन, अर्जुन ने बिना सिर घुमाए धीमी आवाज में जवाब दिया। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, केवल एक तथ्य था। उनका सपाट रवैया कैप्टन खान के धैर्य को और भी परेशान कर गया। वह आत्मविश्वास और भावनात्मक रूप से हमेशा श्रेष्ठ रहने की आदी थी। कोई समस्या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन उपकरणों के साथ मेरी गति का मुकाबला कर सकते हो? मेरे पास दर्जनों लड़ाकू छलांगों और सैकड़ों अभ्यासों का अनुभव है। मैं बंद आंखों से भी लक्ष्य पर सटीक उतर सकती हूं। तुम लोग शायद केवल नकल ही कर सकते हो। उन्होंने अर्जुन के पास आकर उसका कंधा थपथपाया। यह एक स्पष्ट उकसावा था। उनके शरीर से महंगे इत्र की नहीं, बल्कि बारूद और इस्पात की गंध आ रही थी। यह गंध इस बात का सबूत थी कि वह सिर्फ एक कमांडो अधिकारी नहीं, बल्कि अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाली एक सच्ची योद्धा थीं। इस अभ्यास का उद्देश्य सहयोग है, प्रतिस्पर्धा नहीं। सहयोग, कमजोर पक्ष मजबूत के साथ सहयोग नहीं करता। वे झुकते हैं। कैप्टन खान के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उन्होंने चारों ओर देखा और जानबूझकर अपनी आवाज तेज कर दी। ठीक है, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों न एक दिलचस्प शर्त लगाई जाए। यहां मौजूद सभी लोग गवाह होंगे। सभी की निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। यहां तक कि अभ्यास बेस का शोर भी एक पल के लिए थम गया। वहां लक्ष्य बिंदु है। तुम सभी को उसके निर्देशांक पता होंगे। अब हम जो अंतिम छलांग लगाएंगे उसमें जो भी पहले और लक्ष्य पर सबसे सटीक उतरेगा वही विजेता होगा। उनकी नीली आंखों ने अर्जुन को ऐसे देखा मानो वे उसे भेदना चाहती हों। उस निगाह में जीत के प्रति आश्वस्त व्यक्ति का अहंकार भरा हुआ था। अगर तुम जीते, वह एक पल के लिए रुकी। अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी निगाहें इतनी स्पष्ट थीं जैसे वह उसका मूल्यांकन कर रही हों। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वह करूंगी।
तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। अचानक उनके आसपास की हवा जम गई। अमेरिकी सैनिकों के बीच सीटी और अश्लील हंसी सुनाई दी। भारतीय सैनिकों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह एक सैनिक और एक इंसान के रूप में आत्मसम्मान को रौंदने वाला अपमान था। कैप्टन खान ने परवाह किए बिना अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज और भी ठंडी और दृढ़ हो गई। लेकिन अगर मैं जीती तो तुम, सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह राठौड़, इस अभ्यास के अंत तक एक कुत्ते की तरह मेरे हर आदेश का पालन करोगे। मैं हाँ, कैप्टन के अलावा कोई जवाब स्वीकार नहीं करूंगी। कैसा लगा? क्या यह काफी चुनौतीपूर्ण है या तुम डरकर भागना चाहते हो? ए भारत गणराज्य के बहादुर सैनिक, यह एक अपमानजनक प्रस्ताव और एक ऐसी चालाकी थी जिसने इनकार करने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। अर्जुन का उपहास करने वाले उनके शब्द मूल रूप से पूरे पैरा एसएफ, यहां तक कि पूरी भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी काली आंखों ने पहली बार कैप्टन खान की नीली आंखों से सीधे मुलाकात की। उनकी आंखें एक अथाह समुद्र की तरह गहरी थीं, जिससे खान एक पल के लिए अपनी परछाई के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकी। कोई गुस्सा नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भावना नहीं। आसपास का सारा शोर जैसे अर्जुन के मुंह में समा गया। एक लंबी और भारी चुप्पी उन पर छा गई। हवलदार सिंह मन ही मन चिल्ला रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन उस घमंडी औरत के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देंगे। आखिरकार अर्जुन के होंठ धीरे धीरे खुले। ठीक है, उनकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उस एक शब्द में इतना वजन था कि पूरा अभ्यास बेस दब गया। मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। उनका जवाब सुनकर कैप्टन खान के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान खिल उठी। उन्हें लगा कि एक शेर उनके बिछाए जाल में फंस गया है, लेकिन वह और डेल्टा फोर्स के सैनिक नहीं जानते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी किसे चुनौती दी है। पैरा एसएफ की हवाई घुसपैठ की क्षमता केवल अभ्यास का परिणाम नहीं थी। यह भारत के उबड़ खाबड़ भौगोलिक इलाके, अप्रत्याशित उष्णकटिबंधीय जलवायु और हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य का सामना करने के लिए तैयार रहने की मांग करने वाली भू राजनीतिक परिस्थितियों से बनी जीवित रहने की लड़ाई का एक रूप था। उनके लिए आकाश उड़ने की जगह नहीं, बल्कि दुश्मन की रक्षा के दिल में घुसने के लिए सबसे गुप्त और घातक गलियारा था। और उस क्षमता के शिखर पर खड़े थे सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह राठौड़। वह पैरा एसएफ के एक जीवित किंवदंती थे, आकाश के शासक। अर्जुन बिना किसी शब्द के अपने उपकरणों की फिर से जांच करने लगे। उनकी हरकतों में एक सूक्ष्म सा अलग माहौल था। गुस्सा नहीं, न ही अपमान की भावना। यह एक शीर्ष शिकारी की शांत युद्ध भावना थी, जिसने सब कुछ दांव पर लगाने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी पाया था। धूल भरी हवा उनके गालों से होकर गुजरी, जैसे आकाश में जल्द ही शुरू होने वाले युद्ध की घोषणा कर रही हो। विशाल सी 130 हरक्यूलिस परिवहन विमान का शरीर उड़ान भरते समय जोर से कांप उठा। खिड़की से दिखने वाला अभ्यास बेस का दृश्य तेजी से दूर हो गया और एक छोटे से बिंदु में बदल गया। विमान का भीतरी भाग इंजनों की बहरी कर देने वाली गर्जना से भरा हुआ था, लेकिन जिस डिब्बे में डेल्टा फोर्स और पैरा एसएफ के सैनिक आमने सामने बैठे थे, वहां की खामोशी बर्फ की तरह ठंडी थी। अर्जुन अपनी सीट पर आंखें बंद करके झुके हुए थे। उन्होंने बाहर की सभी आवाजों को रोक दिया और पूरी तरह से खुद पर ध्यान केंद्रित किया। दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह और अपनी मांसपेशियों के सूक्ष्म कंपन तक वह अपने शरीर को एक सटीक मशीन की तरह नियंत्रित कर रहे थे। उनके दिमाग में सिमुलेशन सैकड़ों, यहां तक कि हजारों बार दोहराया जा चुका था। हवा की दिशा और गति, हवा का घनत्व, लक्ष्य बिंदु की स्थलाकृति और उनका शरीर, इन सभी चरों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएगा, सभी सही गणनाएं की जा चुकी थीं। इसके विपरीत कैप्टन खान ने अपनी बाहें मोड़ लीं और अर्जुन को घूरती रहीं। दक्षिण एशिया के उस आदमी की शांति उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एक सामान्य आदमी आमतौर पर उनके उकसावे पर गुस्सा होता या शायद उनकी सुंदरता और प्रस्ताव से उत्तेजित और अस्थिर हो जाता, लेकिन अर्जुन एक गहरे पहाड़ की चट्टान की तरह थे, जरा भी नहीं हिले। वह यह तय नहीं कर पा रही थीं कि यह एक सोची समझी अदाकारी थी या वह वास्तव में उन्हें कम आंक रहे थे।
परिणाम स्पष्ट है। खान ने मन ही मन बुदबुदाया। उनका आत्मविश्वास निराधार अहंकार नहीं था। अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और इराक के रेगिस्तानों में उन्होंने कई बार मौत की दहलीज पार की थी। अत्यधिक ऊंचाई से फ्री फॉल, जिसे हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग के नाम से जाना जाता है, उनके लिए सांस लेने जैसा सामान्य था। उनके शरीर को चरम वातावरण के अनुकूल बनाया गया था और उनके दिमाग को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें बिना किसी संदेह के विश्वास था कि वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आरता है। परिवहन विमान धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ा रहा था। केबिन के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा और हवा पतली हो गई। सैनिकों ने एक साथ ऑक्सीजन मास्क पहने। मास्क के पीछे से केवल उनकी भारी सांसों की आवाज ही कभी कभी सुनाई देती थी। जब अल्टीमीटर की एक कारी ओमंथी की हमारी 16 कार करते हैं, सुई 30 फीट पर पहुंची तो रैंप मास्टर से लाल चेतावनी बत्ती जली। कूदने की तैयारी का संकेत। सैनिक फुर्ती से अपनी सीटों से उठे और रैंप दरवाजे की ओर बढ़े। अर्जुन और कैप्टन खान सबसे आगे की पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। खुले रैंप दरवाजे के बाहर गहरे नीले आकाश और सफेद बादलों का एक महासागर फैला हुआ था। जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। यह दृश्य इतना चक्करदार था मानो वे दुनिया के किनारे पर खड़े हों। हड्डियों को भेदने वाली हवा विमान के अंदर घुस आई, सैनिकों की लड़ाकू वर्दी को चीर रही थी। कैप्टन खान अर्जुन की ओर मुड़ी। हालांकि ऑक्सीजन मास्क और चश्मे के कारण उनकी अभिव्यक्ति पढ़ी नहीं जा सकती थी, फिर भी उनकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ था। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी ओर इशारा किया, फिर अंगूठे को नीचे की ओर इशारा करने वाली एक हरकत की। एक शब्दहीन संदेश, तुम हार जाओगे। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल रैंप दरवाजे के बाहर अंतहीन शून्य को देखा। उनकी निगाहें आकाश या बादलों पर नहीं, बल्कि बहुत दूर अदृश्य लक्ष्य बिंदु पर टिकी थीं। अंत में हरी बत्ती जली। कूदने का संकेत, कूदो। रैंप मास्टर की चीख के साथ कैप्टन खान ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को अंतरिक्ष में फेंक दिया। उनकी हरकतें पानी में गोता लगाने वाली डॉल्फिन की तरह सुंदर और कुशल थीं। उन्होंने जल्दी से फ्री फॉल की स्थिति ले ली और नीचे के अंधेरे में गायब हो गईं। ठीक उनके पीछे अर्जुन ने खुद को फेंक दिया। उनकी हरकतें खान जितनी प्रभावशाली नहीं थीं, लेकिन वह ऐसे कूदे जैसे वह वहां कभी थे ही नहीं। बिना आवाज के हवा में फिसल गए। यह एक ऐसी हरकत थी जो अभ्यास से बनी तकनीक के बजाय वृत्ति के समान थी। जैसे ही वे दोनों कूदे, अभ्यास से बनी तकनीक, जैसे ही वे दोनों कूदे, डेल्टा फोर्स और पैरा एसएफ के सैनिक भी एक के बाद एक कूदने लगे। वे गवाह थे जो सबसे करीबी दूरी से दोनों के द्वंद्व को देखेंगे। 30 फीट की ऊंचाई, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब और पतली हवा। यह एक मौत का क्षेत्र था जहां इंसान नग्न शरीर के साथ जीवित नहीं रह सकता था। केवल हवा की बहरी कर देने वाली गर्जना सुनाई दे रही थी। खान ने अपनी फ्री फॉल शुरू करते हुए एक आदर्श स्थिति बनाए रखी और तेजी से नीचे उतरी। उन्होंने अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने और अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी बाहों और पैरों को सूक्ष्मता से हिलाया। वह लगातार अपनी कलाई पर लगे अल्टीमीटर और जीपीएस की जांच कर रही थीं। लक्ष्य बिंदु तक के सबसे छोटे मार्ग की गणना कर रही थीं। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार पूरी तरह से चल रहा था। उन्होंने ऊपर देखा। अर्जुन थोड़ी पीछे रहकर उनका पीछा कर रहे थे। उनकी स्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे उन्हें हवा के प्रतिरोध से लड़ने में कठिनाई हो रही हो। बस इतना ही। खान के होठों पर एक अदृश्य मुस्कान खिल उठी। उन्हें लगा कि यह शर्त शुरू होते ही खत्म हो गई है। अब जो बचा था वह केवल इस बात की सुखद कल्पना थी कि उस आदमी को कैसे वश में किया जाए और उसका मजाक कैसे उड़ाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानती थी। अर्जुन की अजीब स्थिति वास्तव में अपने पूरे शरीर के साथ हवा के प्रवाह को महसूस करने का एक तरीका था। वह केवल मशीनों पर निर्भर नहीं थे। हजारों छलांगों के माध्यम से उनके शरीर ने हवा के रास्ते को पढ़ना सीख लिया था। वह अपनी सभी इंद्रियों के साथ एक विशाल अदृश्य वायुधारा के नक्शे का मानचित्रण कर रहे थे। 15 फीट उनके सामने घने बादलों की एक परत दिखाई दी। एक खतरनाक क्षेत्र जहां दृश्यता पूरी तरह से बाधित थी। खान एक पल के लिए झिझकीं, लेकिन फिर बादलों में घुस गईं।
धीमा होने का मतलब हार था। जीपीएस और वृत्ति पर भरोसा करके आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी दिशाएं घने भूरे कोहरे से ढकी हुई थीं। सबसे खराब स्थिति, जहां दिशा खोना बहुत आसान था। खान ने अपने उपकरणों के पैनल पर भरोसा करके अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए जी जान लगा दी। कुछ सेकंड कुछ मिनटों की तरह लगे। अंत में जब वह बादलों की परत को भेदने में सफल हुईं, तो खान ने राहत की सांस ली। लेकिन उस समय उन्हें अपनी आंखों पर संदेह करना पड़ा। उनके बहुत नीचे एक काला बिंदु उनसे कहीं ज्यादा तेजी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह अर्जुन थे। असंभव, वह तो मेरे पीछे था। बादलों के अंदर क्या हुआ? खान भ्रम में पड़ गईं। बादलों की परत में प्रवेश करने से ठीक पहले अर्जुन ने एक मजबूत नीचे की ओर बहने वाली धारा को पकड़ लिया था, जिसे अन्य पैराट्रूपर्स ने महसूस नहीं किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने शरीर को उस धारा के हवाले कर दिया। यह एक जंगली घोड़े की सवारी करने जैसा एक खतरनाक जुआ था। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वह संतुलन खो सकते थे और अनियंत्रित रूप से घूमते हुए गिर सकते थे। लेकिन अर्जुन उस जंगली धारा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफल रहे। हवा का विरोध करने के बजाय उन्होंने हवा के साथ एक होने का रास्ता चुना। उन्होंने न केवल बादलों के अंदर खान को पार किया, बल्कि कल्पना से परे गति भी प्राप्त की और दूरी बढ़ा ली। खान को देर से एहसास हुआ और उन्होंने अपने शरीर की स्थिति को नीचे करके और गति बढ़ाकर अर्जुन का पीछा करने की कोशिश की। लेकिन जो दूरी पहले ही बन चुकी थी, उसे पूरा करना आसान नहीं था। उनकी सही गणना और प्रशिक्षित तकनीक अर्जुन की पारलौकिक इंद्रियों के सामने बिखर गई, जो प्रकृति के प्रवाह को पढ़ सकती थीं। पहली बार उनकी नीली आंखों में बेचैनी की भावना उभरी। 30 फीट की ऊंचाई पर ठंडी खामोशी में उन्हें लगा कि वह सब कुछ जिस पर वह अब तक विश्वास करती थीं हिल गया है। नीचे अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जमीन एक विशाल मुंह की तरह लग रही थी, जो उन पर हंस रहा था। खान की शांति, जो पहले जीत के प्रति आश्वस्त थी, टूटने लगी थी। उन्हें पीछा करना था, पकड़ना था। उन्होंने हवा के प्रतिरोध को कम करने और त्वरण बढ़ाने के लिए अपने शरीर को यथासंभव वायुगतिकीय बनाया। 200 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से उन्होंने अर्जुन की पीठ का पीछा किया, जो एक काले बिंदु की तरह दूर जा रही थी। लेकिन अर्जुन, मानो उनके प्रयास पर हंस रहे हों, एक अधिक कुशल स्थिति में स्थिर रूप से नीचे उतरते रहे। उन्होंने अनावश्यक हरकतों को कम से कम किया, केवल लक्ष्य बिंदु की ओर इष्टतम पथ बनाए रखा। यह अनगिनत अनुभवों के माध्यम से उनके शरीर में अंकित एक पशु वृत्ति का क्षेत्र था। खान ने चिंता से अपने होंठ काट लिए। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही थीं। वेस्ट पॉइंट से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक रेंजर स्कूल को पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर पूरा किया। डेल्टा फोर्स चयन प्रक्रिया में उन्होंने उन प्रशिक्षकों को चुप करा दिया था जिन्होंने उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर संदेह किया था। प्रतिस्पर्धा उनका जीवन था और हार एक ऐसा शब्द था जो उनके शब्दकोश में नहीं था। लेकिन अब उन्हें एशिया के एक छोटे से देश के एक सैनिक द्वारा पूरी तरह से पराजित किया जा रहा था, जिसका नाम भी वह ठीक से नहीं जानती थीं। और यह उस क्षेत्र में हो रहा था जिसमें वह सबसे अधिक निपुण थीं। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थीं। नहीं, वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लैंडिंग बाकी है। उच्च ऊंचाई वाले पैराशूटिंग का सार केवल तेजी से गिरना नहीं है, बल्कि यह भी है कि कोई व्यक्ति निर्धारित बिंदु पर कितनी सटीकता से उतर सकता है। अंतिम क्षणों में निर्णय और तकनीक ही जीत तय करेगी। खान ने अपनी सारी बाजी अंतिम लैंडिंग पर लगाने का फैसला किया। अल्टीमीटर ने 4000 फीट दिखाया। पैराशूट खोलने का समय हो गया था। अर्जुन ने पहले हरकत की। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी पीठ पर लगे हैंडल को खींचा। पॉप की आवाज के साथ सहायक पैराशूट बाहर निकला और उसके तुरंत बाद मुख्य पैराशूट एक विशाल पंख की तरह खुल गया, जिससे उनकी गिरने की गति नाटकीय रूप से कम हो गई। केवल 1 सेकंड के अंश बाद खान ने भी अपना पैराशूट खोल दिया। दोनों का समय एकदम सही था। एक आम आदमी शायद अंतर नहीं बता पाएगा, लेकिन इन 2 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के लिए वह संक्षिप्त क्षण एक शाश्वत समय था जो जीत या हार तय कर सकता था। जैसे ही उन्होंने अपना पैराशूट खोला, अर्जुन ने तुरंत नियंत्रण रस्सियों को खींचा। उन्होंने एक विशाल पतंग को नियंत्रित करने की तरह हवा की सवारी करते हुए लक्ष्य बिंदु की ओर सरकना शुरू कर दिया।
उनकी हरकतें पानी की तरह स्वाभाविक रूप से बह रही थीं। खान ने भी असाधारण स्टीयरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने गति बनाए रखने और अर्जुन के साथ दूरी कम करने की कोशिश करने के लिए एक मजबूत पार्श्व हवा का फायदा उठाया। उनका पैंतरेबाजी एक मैनुअल की तरह सटीक और परिशुद्ध थी। उनकी हर हरकत मानो एक गणना किए गए सूत्र पर आधारित थी। लेकिन अर्जुन का तरीका अलग था। वह सूत्रों पर निर्भर नहीं थे, वह हवा को पढ़ते थे। उन्होंने अदृश्य वायु प्रवाह में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस किया। उन्होंने अपने पूरे शरीर के साथ ऊपर की ओर उठने वाली और नीचे की ओर जाने वाली धाराओं को महसूस किया। जैसे एक सर्फर लहरों पर सवारी करता है, उन्होंने खुद को उस प्रवाह के हवाले कर दिया। कभी कभी वह सीधे चलकर गति बढ़ाते, कभी कभी जानबूझकर घूमकर एक मजबूत हवा पकड़ते। जमीन पर उनके द्वंद्व को देख रहे सैनिक अपनी सांसें रोके हुए थे। 2 पैराशूट जो शुरू में लगभग एक साथ खुले हुए लग रहे थे, अब आकाश में पूरी तरह से अलग प्रक्षेप पथ बना रहे थे। अगर खान का पैराशूट एक सीधा और आक्रामक मार्ग चुनता, तो अर्जुन का पैराशूट मानो हवा के साथ एक होकर नाचता, एक जीवित प्राणी की तरह एक कोमल वक्र बनाता। क्या यह संभव है? एक डेल्टा फोर्स के सैनिक ने अविश्वास से बुदबुदाया। उनकी आंखों में भी अर्जुन की उड़ान कितनी असाधारण थी, यह स्पष्ट था। यह अब केवल तकनीक के स्तर पर नहीं था। लक्ष्य बिंदु 10 मीटर व्यास के एक वृत्त से चिह्नित एक छोटा सा क्षेत्र था। बीच में एक लाल झंडा लगा हुआ था। जो भी झंडे के सबसे करीब उतरता, वही जीत की कुंजी थी। खान ने अंतिम दृष्टिकोण के लिए नाटकीय रूप से ऊंचाई कम की और गति बढ़ाई। वह एक लड़ाकू जेट की तरह लक्ष्य बिंदु की ओर बढ़ी, जो एक लक्ष्य को भेदने वाला था। उनकी गणना के अनुसार वह वृत्त के ठीक बीच में उतर सकती थीं। उसी समय अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। एक अप्रत्याशित तेज हवा ने उनके पैराशूट को किनारे धकेल दिया। लानत है! खान ने अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए नियंत्रण रस्सियों को सहज रूप से खींचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनका शरीर लक्ष्य बिंदु से थोड़ा भटक गया था। उन्होंने अपने लैंडिंग बिंदु को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो संतुलन पहले ही बिगड़ चुका था, उसे वापस लाना आसान नहीं था। इसके विपरीत अर्जुन मानो उस हवा के झोंके की भविष्यवाणी कर चुके हों, उस पर ही सवार हो गए। उन्होंने प्रतिरोध को कम करने के लिए अपने पैराशूट को हवा की दिशा में थोड़ा झुकाया और अंतिम धक्का पाने के लिए उसकी शक्ति का उपयोग किया। आकाश से देख रहे सभी लोगों के लिए यह दृश्य धीमी गति में फैला हुआ था। खान लक्ष्य वृत्त के किनारे से लगभग 3 मीटर की दूरी पर बुरी तरह से उतरी। वह लैंडिंग के झटके से घुटनों के बल गिर गईं। एक बात पार्टी करें, मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाएं, और अगले ही पल एक छाया ने उनके सिर को ढक लिया। अर्जुन! वह बिना किसी आवाज या झटके के धीरे से उतरे, जैसे एक विशाल बाज एक पेड़ की शाखा पर हल्के से उतरता है। उनके लड़ाकू जूते लक्ष्य बिंदु के बीच में लगे लाल झंडे के ठीक बगल में जमीन पर पड़े। एक आदर्श लैंडिंग। ऐसा लग रहा था कि एक सेमी की भी कोई गलती नहीं थी। हवाई पट्टी पर सन्नाटा छा गया। डेल्टा फोर्स के सैनिक अवाक रह गए। वे अपनी आंखों के सामने हुए दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कैप्टन खान, जिन्हें वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, हार गई थीं, और वह भी एक बड़े अंतर से। इसके विपरीत पैरा एसएएफ के सैनिकों के चेहरों पर एक शांत गर्व दिखाई दिया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी का न तो जयकार किया और न ही मजाक उड़ाया। उन्होंने केवल चुपचाप अपने नेता द्वारा बनाई गई महान जीत को अपने दिलों में अंकित कर लिया। यही उनका तरीका था। अर्जुन मानो कुछ हुआ ही ना हो, अपना पैराशूट समेटने लगे। उन्होंने एक विजेता का अहंकार नहीं दिखाया और न ही हारने वाले की ओर देखा। उनके लिए यह एक शर्त नहीं थी, बल्कि उस कर्तव्य का हिस्सा था जिसे वह हमेशा करते थे। खान, जो अभी भी घुटनों के बल बैठी थीं और उन्हें खालीपन से देख रही थीं, धीरे धीरे उठीं। जब उन्होंने अपना हेलमेट और चश्मा उतारा, तो उनका पसीने और धूल से सना चेहरा दिखाई दिया। उनकी नीली आंखें सदमे, अपमान और एक समझ से बाहर की प्रशंसा के मिश्रण से कांप रही थीं। वह अर्जुन के पास गईं। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए या अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए? उनका स्वाभिमान उन्हें आसानी से इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। अर्जुन अपना पैराशूट समेटने के बाद अंत में उनकी ओर मुड़े। उनकी काली आंखें अभी भी गहरी और शांत थीं। न तो विजेता का अहंकार था,
और न ही हारने वाले पर दया। शर्त शर्त होती है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज हवा की गर्जना में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन खान के कानों में यह गड़गड़ाहट की तरह लगी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और अपने साथियों की ओर चल दिए जो पहले ही आ चुके थे। उनकी पीठ को देखते हुए खान ने एक ऐसी लाचारी महसूस की जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसी के साथ उनके दिल की गहराइयों से एक अपरिचित गर्म भावना उभरी। यह एक ऐसी भावना थी जिसे समझाया नहीं जा सकता था, गुस्से से अलग। उस रात अभ्यास अड्डे के पास के छोटे से शहर में अंधेरा छा गया। कठिन प्रशिक्षण के बाद आराम कर रहे सैनिकों के बैरकों में दोनों इकाइयों के बीच का माहौल बिल्कुल विपरीत था। डेल्टा फोर्स के बैरक में भारी खामोशी छाई हुई थी। दिन की हार ने उनके स्वाभिमान और अरकर हजार पार्टी में खासकर कैप्टन खान को गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और किसी से बात नहीं की थी। इसके विपरीत पैरा एसएफ का बैरक सतह पर सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके सैनिकों की आंखों में छिपी हुई भावना और गर्व भरा हुआ था। वे सूबेदार मेजर अर्जुन की जीत के बारे में शेखी नहीं बघर रहे थे, लेकिन सभी को एक ही तरह की संतुष्टि महसूस हो रही थी। सूबेदार मेजर असाधारण हैं। उन घमंडी अमेरिकियों की नाक सचमुच जमीन से रगड़ दी गई। हवलदार सिंह ने अर्जुन के पास आते हुए अपनी खुशी छिपा नहीं पाते हुए कहा। अर्जुन अपने हथियार को पूरी श्रद्धा से साफ करते हुए संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, ज्यादा खुश मत हो सिंह, अभ्यास अभी खत्म नहीं हुआ है। एक जीत सब कुछ तय नहीं करती। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन सिंह उन शब्दों के पीछे के वजन को समझ सकते थे। अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो व्यक्तिगत जीत के नशे में चूर हो जाएं। वह हमेशा बड़ी तस्वीर देखते थे। अपने हथियार की सफाई खत्म करने के बाद अर्जुन उठे। जैसे ही वह बैरक छोड़ने वाले थे, अमेरिकी पक्ष का एक संपर्क अधिकारी उनके पास आया और उन्हें एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया। कागज पर एक संक्षिप्त समय और स्थान लिखा था, कैंटीन बेंच। यह स्पष्ट रूप से कैप्टन खान द्वारा भेजा गया था। नियत समय पर अर्जुन अपनी साफ सुथरी वर्दी में नियत स्थान की ओर गए। कैंटीन बेंच पर कैप्टन खान पहले से ही बैठी उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने लड़ाकू वर्दी नहीं बल्कि आरामदायक स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था। बिना मेकअप वाला चेहरा और कसकर बंधे सुनहरे बालों ने उन्हें एक सामान्य युवा महिला की तरह दिखाया, लेकिन उनकी सीधी पीठ और तेज आंखों ने दिखाया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। जब अर्जुन पास आए तो उन्होंने अपना सिर उठाया और उन्हें देखा। उनकी नीली आंखों में अब दिन जैसा अहंकार नहीं था, इसके बजाय भ्रम और जटिल भावनाओं का मिश्रण था। बैठो, उन्होंने अपनी ठुड्डी से अपने बगल की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्जुन बिना किसी शब्द के उनके बगल में बैठ गए। एक अजीब सी खामोशी उन पर छा गई। दूर से सैनिकों के हंसने की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। खान ने ही सबसे पहले खामोशी तोड़ी। आज मैं तुम्हारी क्षमता को स्वीकार करती हूं, मैं हार गई। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हार स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, तो मैं अपना वादा निभाने आई हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को एक चुनौतीपूर्ण नजर से देखा और अधिक आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश की। उन्होंने अनुमान लगाया था कि अर्जुन उनका अपमान करेंगे या कोई शर्मनाक अनुरोध करेंगे, शायद खुले तौर पर शारीरिक संबंध की मांग भी करेंगे, और उन्होंने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था। जो भी अनुरोध संतार की कोशिश की, अंदर करतार की आता, वह उसे शांति से स्वीकार करती। यही हारने वाले पक्ष का कर्तव्य था और अंतिम स्वाभिमान जिसे वह बनाए रख सकती थीं। अर्जुन ने उन्हें नहीं देखा, बल्कि अंधेरे रात के आकाश को देखा, तारों से भरा आकाश। मैं जो चाहता हूं। उन्होंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उनकी आवाज सुनकर खान ने अनजाने में थूक निगल लिया। मुझे सिखाओ। क्या? खान को अपने कानों पर संदेह हुआ। ये शब्द उनकी कल्पना से इतने परे थे। अर्जुन मुड़े और पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। उनकी काली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। कृपया मुझे कैप्टन की क्षमता के पीछे का रहस्य सिखाएं। आपके प्रशिक्षण के तरीके, आपका अनुभव और वह सब कुछ जो आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। खान के पास शब्द नहीं थे। यह एक ऐसा अनुरोध था जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। अपमान नहीं, मजाक नहीं और न ही यौन अनुरोध।
यह एक विजेता की ओर से हारने वाले के प्रति सबसे शुद्ध सम्मान और सीखने की लालसा थी। उन्हें लगा कि अर्जुन जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने के लिए यह कह रहे हैं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम जीते हो, तुम मुझसे क्यों सीखना चाहते हो? मैं आज सिर्फ भाग्यशाली था। हवा ने मेरी मदद की और कैप्टन ने एक छोटी सी गलती की, लेकिन अगर कुल क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो मुझे अभी भी कैप्टन से बहुत कुछ सीखना है, खासकर युद्ध का अनुभव। यह वह हिस्सा है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। अफगानिस्तान और इराक में अनुभव, आपने वहां कैसे जीवित रहा और मिशन पूरा किया, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। अर्जुन की आवाज में जरा भी झूठ या दिखावा नहीं था, वह ईमानदार थे। जीत के नशे में अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के बजाय उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को स्वीकार किया और उसे सीखने की कोशिश की। खान को लगा जैसे उनके सिर पर हथौड़े से वार किया गया हो। जिस एशियाई सैनिक को उन्होंने कम आंका था, उसमें एक सच्चे योद्धा का रूप था जिसका वह हमेशा से पीछा करती रही थीं। लगातार खुद को प्रशिक्षित करने और दुश्मनों से भी सबक सीखने की विनम्रता और जीत हार से परे सत्य का पीछा करने वाली मजबूत भावना। उन्हें एहसास हुआ कि वह केवल तकनीक या भाग्य के कारण नहीं हारी थी। यह एक ऐसी हार थी जो एक सैनिक के रूप में क्षमता में एक मौलिक अंतर से उपजी थी। वह शर्त जीतने के लिए जुनूनी थीं, लेकिन अर्जुन उस लड़ाई के माध्यम से खुद को विकसित करने पर केंद्रित थे। शर्म की भावना ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार और पूर्वाग्रह कितना मूर्खतापूर्ण और बचकाना था। उन्होंने अर्जुन के स्वाभिमान को रौंदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हीं की वजह से उन्हें अपने कमजोर पक्ष का सामना करना पड़ा। मैं तुम्हें क्या सिखा सकती हूं? खान ने अनजाने में एक कमजोर आवाज निकाली। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने उन्हें शांति से देखा, फिर वह उठे। आज रात बहुत देर हो चुकी है, तो आप मुझे कल से सिखाना शुरू कर सकती हैं। जब तक यह अभ्यास खत्म नहीं हो जाता, मैं आपका शिष्य रहूंगा। यही मैं चाहता हूं। उन्होंने थोड़ा झुककर फिर मुड़कर बैरक की ओर चल दी। खान अकेली रह गईं, बेंच पर काफी देर तक सोच में डूबी बैठी रहीं। रात की हवा ठंडी लग रही थी। उन्होंने अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच छिपा लिया। उनके गालों पर गर्म आंसू बह निकले। ये अपमान के आंसू नहीं थे, ये उस भावना से उपजे आंसू थे जो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी, सम्मान की भावना। उस रात खान सो नहीं सकी। उनका दिमाग अर्जुन नाम के उस व्यक्ति से भरा हुआ था। उनकी शांत निगाहें, उनकी सपाट आवाज और एक विजेता का ऐसा अनुरोध जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उस व्यक्ति ने एक झटके में उनके द्वारा बनाई गई दुनिया की दीवार को ढा दिया था, और उस मलबे के ऊपर उन्होंने एक बिल्कुल नई भावना के बीज को उगते हुए महसूस किया। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि यह भविष्य में उन्हें कैसे बदल देगा। अगले दिन भोर होने से पहले, जब अभी भी नीला अंधेरा था, अर्जुन हमेशा की तरह प्रशिक्षण मैदान की ओर गए। यह उनका नियमित व्यक्तिगत प्रशिक्षण का समय था। उनका मजबूत नंगा ऊपरी शरीर सुबह की ठंडी हवा में हल्की भाप छोड़ रहा था। अनगिनत प्रशिक्षणों और लड़ाइयों से बने बड़े और छोटे घाव उनके अतीत की कहानी कह रहे थे। जब उन्होंने वार्म अप शुरू ही किया था, मैदान के एक कोने से एक परिचित सिलुएट उभरी। कैप्टन खान। उन्होंने भी अर्जुन की तरह आरामदायक प्रशिक्षण के कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, शायद रात भर न सोने के कारण, लेकिन उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और गंभीरता थी। दोनों बिना किसी शब्द के एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। एक अजीब सा माहौल था, लेकिन यह पिछली रात से अलग तरह का तनाव था। आज से मुझे क्या करना है? खान ने ही सबसे पहले आवाज उठाई। उनकी आवाज अभी भी थोड़ी कठोर थी, लेकिन अब उसमें कोई चुभने वाली तीक्ष्णता नहीं थी। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर मैदान के एक कोने में एक चढ़ाई की रस्सी की ओर इशारा किया। क्यों न हम वहां से शुरू करें? उनके प्रस्ताव को सुनकर खान ने एक अविश्वासी भाव बनाया। चढ़ाई की रस्सी डेल्टा फोर्स के क्रूर प्रशिक्षण से गुजरी हुई उनके लिए यह बच्चों का खेल जैसा लगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से रस्सी के सामने चली गईं। कल की हार और अर्जुन के अनुरोध के बाद उन्होंने उनके तरीके का पालन करने की कोशिश करने का फैसला किया। खान ने कुशलता से रस्सी पकड़ी और एक झटके में अपने ऊपरी शरीर को ऊपर खींच लिया। अपनी बाहों और मजबूत कोर की मांसपेशियों का उपयोग करके
वह बिना किसी बाधा के ऊपर चढ़ गईं। उनकी हरकतें तेज और विस्फोटक थीं, जो कोई भी देखता उसे एक शानदार प्रदर्शन मानता। लेकिन अर्जुन ने बिना किसी शब्द के अपना सिर हिलाया। यह तरीका नहीं है। उन्होंने खान को नीचे आने के लिए कहा। फिर उन्होंने खुद रस्सी पकड़ी। उन्होंने खान की तरह विस्फोटक शक्ति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों का सामंजस्यपूर्ण रूप से उपयोग किया। बहते पानी की तरह कोमल हरकतों के साथ ऊपर चढ़े। उनकी हरकतें शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दक्षता का शिखर थीं। एक ऐसी हरकत जो न्यूनतम ऊर्जा के साथ अधिकतम परिणाम देती है। यह पूर्वी मार्शल आर्ट में ची के प्रवाह के समान था। अगर तुम केवल शक्ति पर निर्भर रहोगी तो तुम जल्दी थक जाओगी। तुम्हें अपने पूरे शरीर के संतुलन और श्वास का उपयोग करना होगा। हर हरकत अगली हरकत की तैयारी होनी चाहिए। अर्जुन ने रस्सी के शिखर से शांति से समझाया। उनका स्पष्टीकरण सैन्य मैनुअल से कोई कठोर सिद्धांत नहीं था। यह एक जीवित ज्ञान था जो केवल उस व्यक्ति के पास हो सकता था जिसने इसे लंबे समय तक अपने शरीर से महारत हासिल की हो। खान ने उनके शब्दों को चुपचाप सुना। शुरू में उनका स्वाभिमान आहत हुआ, लेकिन उनकी हरकतों को देखने और उनके स्पष्टीकरण को सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह लड़ाई की एक ऐसी शैली की कितनी आदी हो चुकी थीं जो केवल विस्फोटक शक्ति और उन्नत उपकरणों पर निर्भर थी। यही उनकी इकाई डेल्टा फोर्स का प्रतीक था। लेकिन अर्जुन एक विपरीत रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को ही सबसे सटीक उपकरण बनाया और प्रकृति के प्रवाह का लाभ उठाकर शक्ति की सीमाओं को पार किया। उस दिन से उन दोनों का अजीब निजी पाठ हर सुबह जारी रहा। अर्जुन ने खान को एक एक करके पैरा एसएफ के अनूठे प्रशिक्षण तरीके सिखाए। मोटी रस्सी से बाधाओं को पार करना, हिलते हुए लकड़ी के लट्ठों पर संतुलन बनाए रखना और केवल आवाज पर भरोसा करके बंद आंखों से बाधाओं को पार करने का संवेदी प्रशिक्षण। शुरू में खान को ये सभी अभ्यास अक्षम और पुराने लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा उन्हें एहसास हुआ कि ये अभ्यास केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं थे, बल्कि मानव इंद्रियों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने और किसी भी स्थिति में शांति न खोने के लिए एक मजबूत मानसिक शक्ति विकसित करने की प्रक्रिया थे। जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी श्वास की विधि। अर्जुन पेट की गहरी और शांत श्वास के माध्यम से, जिसे प्राणायाम कहा जाता है, असाधारण एकाग्रता और शांति बनाए रखने में सक्षम थे। गहन हरकतों के बीच भी खान ने उनकी श्वास विधि सीखना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी निशानेबाजी और लड़ने का कौशल पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और सटीक हो गया है। उनके संबंध धीरे धीरे बदल गए, गुरु शिष्य या प्रतिस्पर्धियों से परे। एक ऐसी दोस्ती बढ़ने लगी जहां वे एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते और उनसे सीखते थे। सुबह के प्रशिक्षण के बाद दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें करते। खान ने अफगानिस्तान में अपने कठिन युद्ध अनुभवों के बारे में बताया और अर्जुन ने भारत के अंदरूनी इलाकों के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में कठोर सर्दियों के प्रशिक्षण की कहानियां सुनाई। हालांकि वे अलग अलग तरीकों से अलग अलग वातावरण में लड़े थे, उनकी कहानियों में एक गहरी सहानुभूति थी जिसे केवल मौत की दहलीज पार कर चुके योद्धा ही साझा कर सकते थे। खान को एहसास हुआ कि अर्जुन न केवल एक महान सैनिक थे, बल्कि एक गहरी आंतरिक और दर्शन वाले व्यक्ति भी थे। वह सही मायने में एक रक्षक थे जो अपनी मातृभूमि और साथियों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनके बदलाव को सबसे पहले दोनों इकाइयों के सैनिकों ने महसूस किया। डेल्टा फोर्स के सैनिक जो शुरू में खान पर हंसते थे और अर्जुन से सावधान रहते थे, धीरे धीरे अपना रवैया बदलने लगे जब उन्होंने दोनों को हर दिन साथ में पसीना बहाते, एक दूसरे को सिखाते और सीखते देखा। पैरा एसएफ के सैनिकों ने भी अर्जुन के इरादे को समझा और अब खान को एक शत्रुतापूर्ण प्रतियोगी के रूप में नहीं देखा। अभ्यास बेस का माहौल अधिक आरामदायक हो गया। जिस जगह पर पहले तंत्रिका युद्ध और एक अदृश्य गौरव की लड़ाई भरी हुई थी, अब वहां एक दूसरे की खूबियों को सीखने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक मजबूत दोस्ती बढ़ने लगी थी। एक दिन शूटिंग रेंज पर खान को अपनी नई स्नाइपर राइफल की जीरोइंग सेट करने में मुश्किल हो रही थी। हवा और हल्की नमी गोली की बैलिस्टिक को प्रभावित कर रही थी। उसी समय अर्जुन, जो पीछे से अभ्यास देख रहे थे, शांति से पास आए। हवा को गोली मारने की कोशिश मत करो, बल्कि गोली को हवा के रास्ते का अनुसरण करने के लिए भेजने की सोचो।
वह खान के बगल में लेट गए और दूरबीन से देखने के बजाय उन्होंने दूर के पहाड़ पर हिलती हुई एक पेड़ की शाखा की ओर इशारा किया। उस शाखा का हिलना, घास की दिशा और त्वचा पर हवा का स्पर्श, यह सब हवा की भाषा है। अगर तुम उस भाषा को पढ़ सकती हो तो गोली अपना निशाना खुद ढूंढ लेगी। उनके शब्द एक कविता की तरह लग रहे थे, लेकिन खान ने सहज रूप से उनका अर्थ समझ लिया। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसा कि अर्जुन ने कहा था, हवा को महसूस करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को खोल दिया। और जब उन्होंने फिर से दूरबीन से देखा तो दुनिया अलग लग रही थी। उनके और लक्ष्य के बीच पारदर्शी हवा का प्रवाह एक नदी की तरह लग रहा था जो आंखों से दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित किया और उस प्रवाह के अनुसार शांति से ट्रिगर दबाया। था गोली मानो झूठ बोल रही हो लक्ष्य के ठीक बीच में लगी। खान ने आश्चर्य से अपनी सांस रोक ली। वह मुड़ी और अर्जुन को देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। उस मुस्कान को देखकर खान का दिल जोर से धड़कने लगा। यह दोस्ती या सम्मान से कहीं ज्यादा मजबूत और गर्म भावना थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह इस आदमी के प्यार में असहाय रूप से पड़ रही हैं। संयुक्त अभ्यास का अंतिम चरण एक रात की घुसपैठ और बंधक बचाव अभियान था। एक घने अंधेरे पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें एक काल्पनिक दुश्मन द्वारा कब्जा की गई एक इमारत में घुसपैठ करनी थी, बंधकों को बचाना था और एक लक्ष्य को नष्ट करना था। यह वास्तविक स्थिति के सबसे करीब का अभ्यास था। इस अभ्यास में अर्जुन और खान पहली बार एक ही टीम में थे, यहां तक कि उन्हें सबसे आगे की हमलावर टीम के रूप में नियुक्त किया गया था। इस अभ्यास की सफलता कहा जा सकता है कि उनके सहयोग पर निर्भर करती थी। यह उनके पूरी तरह से बदल चुके रिश्ते का परीक्षण करने और उनके द्वारा एक साथ बनाए गए तालमेल को साबित करने का एक मंच था। जिस क्षण वे हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे लक्ष्य इमारत की छत पर उतरे, दोनों एक शरीर की तरह चले। केवल हाथ के इशारों और नजरों से वे एक दूसरे के इरादों को समझ गए और एक साथ आगे बढ़े, जैसे कि एक योजनाबद्ध खेल हो। जब खान सामने की ओर सुरक्षित करती और दरवाजा खोलती तो अर्जुन एक स्टन ग्रेनेड फेंकते और दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए पहले अंदर घुसते। जब अर्जुन गलियारे के कोनों की जांच करते तो खान उनकी पीठ की रक्षा करती और पीछे से खतरे को रोकती। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या अनावश्यक हरकत नहीं थी। उन्होंने एक आदर्श सहयोग का प्रदर्शन किया, जैसे कि वे सबसे अच्छे साथी हों जो लंबे समय से एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हों। जिस विश्वास को उन्होंने इतने समय तक साथ में पसीना बहाकर बनाया था, वह अंधेरे में चमक रहा था। डेल्टा फोर्स और पैरा एसएफ के सैनिक जो उनके पीछे चल रहे थे, दोनों के आदर्श संयोजन खेल को देखकर केवल प्रशंसा ही कर सकते थे। यह सहयोग का वह स्तर नहीं था जो केवल प्रशिक्षण से बनाया जा सकता है। यह एक ऐसी हरकत थी जो एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और विश्वास के बिना असंभव थी। अभियान सुचारू रूप से चलता दिख रहा था। उन्होंने जल्दी से अंदर के दुश्मनों को निष्क्रिय कर दिया और अंतिम कमरे की ओर बढ़े जहां बंधकों को रखा गया था। अंतिम कमरा, अंदर कम से कम 3 दुश्मन और 1 बंधक हैं। सूचना के अनुसार कमरे के अंदर बम लगाए जाने की संभावना है। ऑपरेशन मुख्यालय से आवाज रेडियो के माध्यम से सुनाई दी। अर्जुन और खान दरवाजे के सामने एक पल के लिए सांस लेने के लिए रुके। दरवाजे की दरार से एक हल्की रोशनी और तनावपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने 3 उंगलियां उठाईं, फिर उन्हें 2 तक नीचे किया, फिर एक अंदर जाने का संकेत, जबकि खान ने दरवाजे पर एक छोटा विस्फोटक लगाया। अर्जुन ने अंदर जाने के बाद की अपनी हरकत का रास्ता अपने दिमाग में बना लिया। जैसे ही विस्फोट होता है, खान बाएं ओर के दुश्मन को निष्क्रिय करती हैं, वह दाएं ओर के दुश्मन को निष्क्रिय करते हैं और फिर सामने वाले दुश्मन को धड़ाम। एक छोटे विस्फोट के साथ दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन और खान धुएं के हटने से पहले ही बिजली की तरह कमरे में घुस गए, लेकिन कमरे के अंदर की स्थिति उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। दुश्मन 3 नहीं बल्कि 5 थे और उन्होंने घुसपैठ का अनुमान लगा लिया था और रक्षात्मक स्थिति में थे। एक बंधक के सिर पर बंदूक की नाल लगी हुई थी और कमरे के बीच में एक तात्कालिक बम था जिसका लाल टाइमर चमक रहा था। टाइमर 1 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा था। एक आदर्श जाल, हिलो मत, अगर हिले तो बंधक और तुम सब उड़ जाओगे, एक नकाबपोश काल्पनिक दुश्मन चिल्लाया। तुरंत कमरे के अंदर की हवा जम गई। हालांकि यह एक अभ्यास था,
स्थिति वास्तविकता से अलग नहीं थी। एक गलत निर्णय सभी के लिए विफलता का कारण बन सकता था। एक महत्वपूर्ण क्षण, खान ने सहज रूप से अपनी बंदूक तान ली, लेकिन बंधक के कारण वह जल्दबाजी में गोली नहीं चला सकती थीं। उनके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। डेल्टा फोर्स के सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति में उन्हें समय निकालने के लिए बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए या बाहर के स्नाइपर्स से समर्थन मांगना चाहिए, लेकिन बम का टाइमर बेरहमी से चलता रहा। उसी समय अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी असॉल्ट राइफल फर्श पर रख दी। सूबेदार मेजर, खान ने हैरानी से पुकारा। हथियार रखना एक आत्मघाती कार्य था, लेकिन अर्जुन ने उनकी ओर अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों से कहा, मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और दुश्मन के पास गए। ठीक है, हम हार गए, बंधक को छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? उनकी शांत आवाज कमरे में गूंज गई। दुश्मन उनकी अप्रत्याशित हरकत से एक पल के लिए हैरान लग रहे थे। उनकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए अर्जुन की निगाहों ने तेजी से कमरे, दुश्मनों की स्थिति, बंधक की हालत, बम के प्रकार और कमरे के एक कोने में एक अग्निशामक यंत्र का जायजा लिया। हमें तुम्हारी जान चाहिए। जैसे ही बंधक को पकड़े हुए दुश्मन लापरवाही के कारण चिल्लाया, अर्जुन का शरीर हरकत में आया। यह एक ऐसी गति थी जिस पर मानव हरकत के रूप में विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने फर्श पर पड़ी अपनी असॉल्ट राइफल को लात मारी, उसे हवा में पकड़ा और उसी समय कोने में रखे अग्निशामक यंत्र की ओर बढ़े। अचानक अग्निशामक यंत्र से सफेद पाउडर निकला और तुरंत दुश्मनों की दृष्टि को अंधा कर दिया। ओह! जैसे ही दुश्मन आश्चर्य से खांसने लगे, सब कुछ खत्म हो चुका था। ठां ठां ठां, लगभग एक साथ 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन सामने की ओर कम स्थिति में लुढ़कते हुए बंधक को धमकी देने वाले 3 दुश्मनों को सटीकता से मार गिराया। उनकी गोलियों ने बंधक के एक भी बाल को नहीं छुआ, केवल दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगी। उसी समय खान भी आगे बढ़ी। उन्होंने बचे हुए 2 दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं दिया। उन्हें सटीक और बेरहम गोलियों से मार गिराया। तुरंत कमरे में सन्नाटा छा गया। सफेद अग्निशामक पाउडर धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। बम के टाइमर में 20 सेकंड बचे थे। अर्जुन तुरंत बम की ओर दौड़े और कुशल हरकतों के साथ डेटोनेटर को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया। खान ने बंधक की रक्षा करते हुए आसपास की निगरानी की। क्लिक! टाइमर 5 सेकंड शेष रहते रुक गया। सारी स्थिति समाप्त हो चुकी थी। दोनों एक पल के लिए हांफते हुए एक दूसरे को देखते रहे। सफेद पाउडर के बीच, उनके नाइट विजन चश्मे के पीछे, उनकी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थीं। कुछ क्षण पहले दोनों ने मानो मौत की दहलीज पर एक दूसरे की जान बचाई थी। हमलावर टीम, स्थिति समाप्त, ऑपरेशन सफल। लाउड स्पीकर से अभ्यास के अंत की घोषणा करने वाले प्रशिक्षक की आवाज सुनाई दी। खान उठी और अर्जुन के पास गईं। फिर बिना किसी शब्द के उन्होंने उनके कंधे को जोर से थपथपाया। उस स्पर्श में बहुत सारी भावनाएं थीं, प्रशंसा, धन्यवाद और गहरा विश्वास। अर्जुन ने भी उन्हें देखा और हल्की मुस्कान दी। अंधेरे और बारूद के धुएं के बीच उनकी निगाहें मिलीं। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे अब केवल अभ्यास के साथी नहीं थे, वे ऐसे साथी बन गए थे जिन्होंने एक साथ जीवन और मृत्यु को पार किया था, और उससे भी बढ़कर भावनाओं को साझा करने वाले एक विशेष अस्तित्व। अंधेरे में भड़की एक छोटी सी चिंगारी एक अनियंत्रित आग में धधकने लगी थी। अंतिम रात, सभी संयुक्त अभ्यासों के समाप्त होने के बाद इकाई ने एक साधारण विदाई पार्टी का आयोजन किया, मानो पहली अजीब मुलाकात कभी हुई ही न हो। अभ्यास अड्डे के एक कोने में एक अस्थायी कैंटीन में पैरा एसएफ और डेल्टा फोर्स के सैनिक मिले जुले बैठे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। उस अंतिम रात का शोक मना रहे थे जो जल्द ही समाप्त होने वाली थी। अर्जुन पार्टी की भीड़ से बाहर निकले और मैदान के एक कोने में अकेले धूम्रपान करते हुए खड़े हो गए। कई दिनों के तनाव के बाद की थकान उनके दिल के एक कोने में एक खालीपन के साथ महसूस होने लगी थी। कल वे अपने अपने स्थानों पर लौट जाएंगे, खान भी। शायद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसी समय कोई उनके पास आया, बिना मुड़े। वह जानते थे कि वह खान थी। वह उनकी अब परिचित विशिष्ट गंध को सूंघ सकते थे। अकेले क्या कर रहे हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। बस हवा खा रहा हूं, कैप्टन। खामोशी फिर से उन पर छा गई, लेकिन वह खामोशी अब अजीब नहीं थी।
वे ऐसे लोग बन गए थे जो बिना किसी शब्द के एक साथ रहने में सहज महसूस कर सकते थे। आकाश से बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात की ठंडी हवा के साथ बरसती बारिश ने उनके कंधों को भिगो दिया। बारिश, खान ने आकाश को देखते हुए कहा। पहले मुझे बारिश से नफरत थी, लेकिन अजीब तरह से आज मुझे इस बारिश से नफरत नहीं है। वह मुड़ी और अर्जुन को देखा। उनके भीगे हुए सुनहरे बाल उनके चेहरे पर चिपके हुए थे और उनकी नीली आंखें रात की रोशनी में बहुत गहरी और उदास लग रही थीं। कल तुम जा रही हो, है ना? क्या हम फिर मिलेंगे कैप्टन? अर्जुन इस सवाल का आसानी से जवाब नहीं दे सके। एक सैनिक के रूप में स्थिति, अलग अलग नागरिकता और एक अप्रत्याशित भविष्य, उनके सामने बहुत सारी बाधाएं थीं। मुझे नहीं पता। उनका ईमानदार जवाब सुनकर खान के चेहरे पर निराशा की एक झलक दौड़ गई। उन्होंने नीचे देखा और अपने जूतों के सिरे को घूरा। अर्जुन, उन्होंने पहली बार बिना रैंक के उनका नाम पुकारा। तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। उनकी आवाज में दोषारोपण लग रहा था, लेकिन उसमें गहरी उदासी छिपी हुई थी। तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। सबसे अच्छा सैनिक बनना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य था और मुझे लगता था कि मैं इसे किसी से भी बेहतर कर रही हूं। लेकिन तुम आए और मेरी पूरी दुनिया को हिला दिया। वह और करीब आई, इतनी करीब कि उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। मैंने तुम्हारे जैसा मजबूत और विनम्र आदमी कभी नहीं देखा। जब मैं तुम्हारी उन शांत आंखों को देखती हूं तो मेरा सारा घमंड और स्वाभिमान शर्मनाक लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकती हूं। उनकी स्वीकारोक्ति बारिश की तरह शांत और स्पष्ट रूप से अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन ने उनकी कहानी बिना किसी शब्द के सुनी। उनका दिल भी जोर से धड़क रहा था। उन्होंने एक गर्म भावना महसूस की, जिसे वह एक सैनिक के रूप में दशकों के जीवन में भूल गए थे, या जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहे थे। फिर से जागृत हो रही थी। लानत है, मैं क्या कह रही हूं? खान व्यंग्यात्मक रूप से हंसी और अपना सिर हिलाया। फिर मानो कोई निर्णय ले लिया हो, उन्होंने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन। उनकी स्वीकारोक्ति एक चट्टान की तरह मजबूत थी, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी दिखावे के। एक ऐसा तरीका जो बहुत ही खास उनका था। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसका अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन उनके मुंह से सीधे सुने गए प्यार शब्द का वजन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भारी लगा। उन्होंने अपनी बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंक दी और उसे अपने पैर से बुझा दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ खान के बारिश से भीगे चेहरे की ओर बढ़ाया। उनकी खुरदरी और मजबूत उंगलियों ने धीरे से उनके गालों पर चिपके बालों को हटाया। उनकी अचानक हरकत से खान का शरीर थोड़ा तन गया। ऐसी भावनाएं मेरे जैसे सैनिकों के लिए एक विलासिता है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज बारिश की आवाज में अस्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें निहित भावनाएं स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो रही थीं। हम ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। हर दिन हम दुश्मन की गोली से गिर सकते हैं या कर्तव्य पर रहते हुए बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं। किसी को अपना दिल देने का मतलब उस व्यक्ति पर एक अमिट घाव छोड़ना हो सकता है। मैं इसके लायक नहीं हूं। नंबर। उनके शब्द एक इनकार की तरह लग रहे थे, लेकिन खान अर्जुन की आंखों में अपने जैसी ही उदासी और लालसा पड़ सकती थी कि वह भी वही महसूस करते थे। लेकिन वास्तविकता की दीवार के सामने वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। भाड़ में गया, लायक होना या ना होना, खान ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ ठंडी बारिश से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक गर्माहट महसूस हो रही थी। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। चाहे हम सैनिक हों या न हों, यह जीवन हमेशा अनिश्चित होता है। जो महत्वपूर्ण है वह इस क्षण की भावना है। मैं तुम्हें चाहती हूं अर्जुन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। उन्होंने अपना हाथ कस लिया, पंजों के बल खड़ी हुई और अपने होठों को अर्जुन के होठों से मिला दिया। चुंबन संक्षिप्त और ठंडा था, लेकिन साथ ही यह एक गर्म चुंबन था जिसने उन दोनों की सभी भावनाओं को समाहित कर लिया था। शुरू में अर्जुन कठोर थे, लेकिन फिर उन्होंने उनकी कमर को गले लगाया और उनके चुंबन का जवाब दिया। बारिश और तेज हो गई। दोनों एक दूसरे को तलाश रहे थे, मानो दुनिया में केवल वे दोनों ही बचे हों, और अधिक हताश और लालसा से भरे हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह रात एक ऐसा क्षण था जो फिर कभी नहीं आएगा।
अभ्यास अड्डे की उस रात, जो केवल अज्ञात कीड़ों और बारिश की आवाज से भरी थी, अलग अलग दुनिया से आए दो सैनिकों के दिल पहली बार एक हो गए। अगली सुबह, मानो कभी बारिश हुई ही न हो, आकाश असाधारण रूप से साफ था। डेल्टा फोर्स के सैनिकों को ले जा रहा परिवहन विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। जो जा रहे थे और जो रह रहे थे, वे हवाई पट्टी पर एक दूसरे को अंतिम विदाई दे रहे थे। फिर मिलेंगे दोस्त, अपना ख्याल रखना। हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त प्रशिक्षण अवधि थी, उनके बीच राष्ट्रीयता से परे एक मजबूत दोस्ती विकसित हो गई थी, जो पसीने और संकट के माध्यम से एक साथ गढ़ी गई थी। अर्जुन और खान थोड़ी दूरी पर आमने सामने खड़े थे। उनके बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन उनकी निगाहें पूरी रात की बातचीत से कहीं ज्यादा कह रही थीं। खान ने अपने गले से अपनी डॉग टैग की चेन उतारी, फिर उन्होंने उसे अर्जुन के हाथ में रख दिया। इसे लो। उस डॉग टैग पर उनका नाम, रक्त समूह और सैनिक संख्या खुदी हुई थी। एक सैनिक के लिए अपना डॉग टैग सौंपने का मतलब अपने आप का एक हिस्सा या पूरा सौंपना था। अर्जुन एक पल के लिए झिझके, फिर चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपनी वर्दी की जेब में गहराई से रख दिया। फिर उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी अपनी पुरानी चमड़े की घड़ी उतारी। मैं बस यही दे सकता हूं। वह घड़ी उनके पिता की एकमात्र निशानी थी, जो उन्हें पैरा एसएफ में पहली बार नियुक्त होने पर मिली थी। उन्होंने वह घड़ी सीधे खान की कलाई पर बांध दी। जब उनकी पुरानी घड़ी उनकी गोरी कलाई पर बंधी, तो उनके हाथ एक पल के लिए छू गए। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी, खान ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। यह एक वादा है, मैं इंतजार करूंगा, अर्जुन ने जवाब दिया। यह एक शपथ है। उसी समय उन्हें बुलाने की आवाज आई। चढ़ने का समय हो गया है। खान ने अर्जुन को एक बार फिर लालसा भरी नजरों से देखा, फिर मुड़कर परिवहन विमान की ओर सीढ़ियां चढ़ गईं। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन उस स्थान पर जमे रहे जब तक कि विशाल विमान का रैंप दरवाजा बंद नहीं हो गया और उसके विशाल इंजन बहारे कर देने वाली गर्जना के साथ घूमने लगे। अंत में विमान हवाई पट्टी पर दौड़ा और आकाश में उड़ गया। सिकुड़ते विमान के शरीर को देखते हुए अर्जुन ने अपनी जेब में डॉग टैग को कसकर पकड़ लिया। धातु का ठंडा स्पर्श उसकी अभी भी हल्की गर्माहट के साथ महसूस हो रहा था। इस तरह वे अलग हो गए। समय बीत गया। अर्जुन अपनी दिनचर्या में लौट आए। कठिन प्रशिक्षण जारी रहा और उनके जीवन में मानो कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उनका आंतरिक मन अलग था। उनके दिल में ज़ारा खान का नाम गहराई से अंकित हो गया था। प्रशिक्षण के बिना की रातों में आंतरिक सामना की कार की बात था। वह खान द्वारा दी गई घड़ी को सहलाते और दूर कहीं उनकी याद करते। वह अब कहाँ है? वह किस मिशन पर है? क्या वह ठीक है? उन्हें उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं पता था। डेल्टा फोर्स एक ऐसी इकाई थी जो उच्च स्तर की गोपनीयता बनाए रखती थी और ड्यूटी पर मौजूद सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क लगभग असंभव था। वह बस उसके द्वारा छोड़े गए वादे पर विश्वास कर सकते थे और इंतजार कर सकते थे। एक दिन उन्होंने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़े। एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में तैनात अमेरिकी विशेष बलों के बारे में भी एक संक्षिप्त खबर थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। चिंता की खान वहां हो सकती है। उन्हें घेर लिया। उस दिन से वह हर रात अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की जांच करते, उनके निशान खोजने की कोशिश करते, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। समय चिंता में बीत गया और उनका दिल जल रहा था। कई महीने बीत गए। जब संयुक्त अभ्यास की यादें सभी की यादों से फीकी पड़ने लगीं, तो अर्जुन के लिए एक रहस्यमय पैकेज आया। एक साधारण दस्तावेज लिफाफा जिसमें कोई नाम या प्रेषक का पता नहीं था। उन्होंने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक तस्वीर और एक छोटा कागज का टुकड़ा था। तस्वीर मध्य पूर्व के एक रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में ली गई। खान लड़ाकू वर्दी में, स्पष्ट रूप से थके हुए चेहरे के साथ हल्की मुस्कान दे रही थीं। उनकी कलाई पर उनके द्वारा दी गई पुरानी चमड़े की घड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और उस छोटे कागज के टुकड़े पर केवल एक वाक्य लिखा था, एक साला, मैं जीवित हूं और अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूं। अर्जुन तस्वीर और मेमो को पकड़े हुए काफी देर तक हिल नहीं सके। उनकी आंखें गर्म महसूस हो रही थीं। वह अभी भी एक खतरनाक जगह पर जीवित थीं। मौत के खतरे के बीच वह उन्हें नहीं भूली थीं। बस इतना ही काफी था। उन्होंने तस्वीर को अपने लॉकर के सबसे गहरे स्थान पर अपनी मां की तस्वीर के बगल में चिपका दिया और प्रशिक्षण मैदान की ओर लौट गए।
उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा हल्के और ऊर्जावान थे। इंतजार करना दर्दनाक था, लेकिन क्योंकि वह जानते थे कि अंत में एक उम्मीद है, वह इसे सहन कर सकते थे। उन्हें और मजबूत बनना था, इतना मजबूत कि जब वह वापस आए तो उनकी रक्षा कर सकें, और इतना मजबूत कि उनके साथ रहने के लायक हो सकें। उनके द्वारा छोड़ी गई गर्माहट उनके दिल में एक शाश्वत आग बन गई, जो गर्मी से धधक रही थी। खान से खबर मिलने के बाद एक लंबी खामोशी का समय फिर से बीत गया। 2 मौसम बदल गए। उन्होंने केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, यह विचार कि खान इस समय भी दुनिया में कहीं अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, उन्हें और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करने वाला एक प्रेरक बन गया। उनकी क्षमता दिन ब दिन परिपक्व होती गई, यहां तक कि इकाई के भीतर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और खराब हो गई। युद्ध के बादल पूर्वी एशिया क्षेत्र पर छाने लगे। उत्तर में एक तानाशाही देश लगातार सैन्य उकसावे कर रहा था, पड़ोसी देशों को धमकी दे रहा था, और उसके पीछे एक बड़ी शक्ति का काला साया था। प्रायद्वीप फिर से दुनिया का एक बारूद का ढेर बन गया। पैरा एसएफ भी हाई अलर्ट पर थी। प्रशिक्षण की तीव्रता को वास्तविक युद्ध जैसा बना दिया गया था और सभी सदस्यों को तैयार रहने की स्थिति में रहने का आदेश दिया गया था। अर्जुन इस सारी स्थिति के बीच अपनी इकाई का नेतृत्व कर रहे थे और आने वाले तूफान को महसूस कर रहे थे। एक दिन इकाई कमान से एक गुप्त बुलावे का आदेश आया। जब अर्जुन सुरक्षा सुविधा में दाखिल हुए तो वहां कमांडर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अलावा कुछ अजनबी चेहरे वाले अमेरिकी बैठे थे। वे सैनिक नहीं बल्कि खुफिया एजेंट लग रहे थे। सूबेदार मेजर अर्जुन, ये अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी से हैं। सूबेदार मेजर अर्जुन के प्राजत थे। कमांडर ने उनका परिचय कराया। बैठक कक्ष में घना तनाव भरा हुआ था। खुफिया एजेंटों के बीच नेता प्रतीत होने वाले व्यक्ति ने अर्जुन के पास आकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। मैं जॉन स्मिथ हूं। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है, सूबेदार मेजर अर्जुन। उनकी अंग्रेजी विनम्र थी, लेकिन उनकी आंखें अर्जुन का तेजी से विश्लेषण कर रही थीं। हमारी बातचीत अब से उच्चतम स्तर का सैन्य रहस्य है। जैसे ही आप इस कमरे को छोड़ेंगे, आपको सब कुछ भूल जाना होगा। स्मिथ ने अपनी ब्रीफिंग शुरू की। सामग्री चौंकाने वाली थी। उत्तर के तानाशाही देश ने हाल ही में एक सामूहिक विनाश के हथियार को सफलतापूर्वक विकसित किया था और खुफिया जानकारी के अनुसार पूरे पूर्वी एशिया को खतरे में डालने वाले एक आतंक की योजना बना रहा था। और पर्दे के पीछे एक ऐसी शक्ति थी जो उस हथियार की मुख्य तकनीक और घटकों की आपूर्ति कर रही थी, और वे एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी संगठन और ब्लैक स्कॉर्पियन नामक एक आतंकवादी समूह थे। ब्लैक स्कॉर्पियन सिर्फ एक सामान्य आतंकवादी समूह नहीं था, वे दुनिया भर में कोशिकाओं के साथ काम करते थे और उनके मुखबिर विभिन्न देशों की सरकारों और सेनाओं में घुसपैठ कर चुके थे। उनका अंतिम लक्ष्य वैश्विक अराजकता पैदा करना और उसके बीच अपने प्रभाव का विस्तार करना था। स्मिथ ने स्क्रीन पर कई सैटेलाइट तस्वीरें दिखाईं। दुश्मन देश के पहाड़ों में गहराई में स्थित एक गुप्त अनुसंधान सुविधा। हमारा लक्ष्य उस सुविधा को नष्ट करना और सामूहिक विनाश के हथियार के नमूने और उसके विकास डेटा को सुरक्षित करना है। विफलता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर यह ऑपरेशन विफल हो जाता है तो इसके परिणाम कल्पना से परे होंगे। इस ऑपरेशन की कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। उन्हें दुश्मन की रक्षा के दिल में स्थित सुविधा में घुसपैठ करनी थी। एक कड़ी सुरक्षा नेटवर्क को भेदना था। नियमित सैनिकों की तैनाती असंभव थी क्योंकि इसका मतलब एक खुला युद्ध होता। एकमात्र समाधान एलिट विशेष बलों का उपयोग करके एक गुप्त घुसपैठ था। इसीलिए हमने इतिहास में पहली बार अमेरिकी भारतीय एलिट कर्मियों से युक्त एक संयुक्त विशेष अभियान दल बनाने का फैसला किया है। कमांडर ने भारी मन से अपना मुंह खोला। भारत से पैरा एसएफ को तैनात किया जाएगा और अमेरिका से डेल्टा फोर्स, और तुम अर्जुन मैदान में हमारी ओर से टीम का नेतृत्व करोगे। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक अभ्यास नहीं था, यह एक वास्तविक स्थिति थी, एक महत्वपूर्ण मिशन जो देश के भाग्य और शायद विश्व शांति को दांव पर लगा रहा था। अमेरिकी पक्ष से टीम का कमांडर कौन होगा? अर्जुन ने पूछा। यह वह हिस्सा था जो उन्हें सबसे ज्यादा उत्सुक कर रहा था। स्मिथ ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी और जवाब दिया, इस ऑपरेशन की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ को बुलाया है।
कोई ऐसा व्यक्ति जो इस क्षेत्र में दुश्मन की स्थलाकृति और विशेषताओं को किसी से भी बेहतर समझता है और जिसके पास आपके साथ संयुक्त अभियान का अनुभव भी है। बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और कोई लड़ाकू वर्दी में अंदर आया। उनकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ठंडी लग रही थी, लेकिन अर्जुन को देखते समय उनकी आंखों में वही गहराई और गर्मी थी जैसी उस बारिश की रात में थी। ज़ारा खान, वह वहां मेजर के पद के साथ खड़ी थीं, अब कैप्टन नहीं। बहुत समय हो गया। सूबेदार मेजर अर्जुन। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन अर्जुन उसके भीतर छिपी सूक्ष्म कंपकंपी को महसूस कर सकते थे। दोनों बिना किसी शब्द के एक दूसरे को देखते रहे। पुनर्मिलन की खुशी साझा करने का समय नहीं था, हालचाल पूछने का कोई अवसर नहीं था। वे अब प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ऑपरेशन के कमांडरों के रूप में फिर से मिले थे जिन्हें एक साथ अपनी जान जोखिम में डालनी थी। तूफान अंततः उनकी आंखों के सामने आ गया था और उस तूफान के बीच दोनों फिर से भाग्य से जुड़ गए थे। ऑपरेशन की ब्रीफिंग समाप्त होने और केवल वे दोनों रह जाने के बाद खान ने अंततः अपनी कठोर अभिव्यक्ति को ढीला किया। मेजर बनने पर बधाई। अर्जुन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और बधाई दी। धन्यवाद, तुम भी वैसे ही हो अर्जुन। या मुझे अब तुम्हें सूबेदार मेजर कहना चाहिए? खान के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, लेकिन वह मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक छोटा सा घाव था जो शायद मध्य पूर्व के कठोर युद्ध के मैदान से मिला था, और एक गहरी थकान जो पहले नहीं देखी गई थी। तस्वीर के लिए धन्यवाद। शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। बल्कि तुम, वह घड़ी, तुम अभी भी उसे पहनते हो। उन्होंने अपनी लड़ाकू वर्दी की आस्तीन ऊपर की और उनके द्वारा दी गई पुरानी घड़ी दिखाई। उनका पुनर्मिलन उस संक्षिप्त बातचीत के साथ समाप्त हो गया। अब व्यक्तिगत भावनाओं में डूबने का समय नहीं था। उन पर दुनिया के भाग्य को दांव पर लगाने वाले ऑपरेशन को सफल बनाने की भारी जिम्मेदारी थी। जल्द ही संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया। पैरा एसएफ और डेल्टा फोर्स से 6 लोग, कुल 12 एलिट कर्मी एक स्थान पर एकत्र हुए। कुछ परिचित चेहरे थे। हवलदार सिंह, जो पिछले संयुक्त अभ्यास में शामिल थे, और डेल्टा फोर्स के स्नाइपर हॉक भी टीम में शामिल थे। लेकिन माहौल अभ्यास के समय से बहुत अलग था। बिना मुस्कान वाले चेहरे, तेज चमकती आंखें, उनमें वास्तविक युद्ध के मैदान में उतारे जाने वालों की विशिष्ट दृढ़ता झलक रही थी। अर्जुन और खान, जो संयुक्त रूप से ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे, ने तुरंत टीम के सदस्यों को ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए नेतृत्व किया। घुसपैठ के 3 रास्ते हैं। पहला, हेलीकॉप्टर का उपयोग करके हवाई घुसपैठ, सबसे तेज लेकिन दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाए जाने का बड़ा खतरा। दूसरा, मिनी पनडुब्बी का उपयोग करके समुद्री घुसपैठ, फिर जमीन के रास्ते आगे बढ़ना, अपेक्षाकृत सुरक्षित, लेकिन बहुत अधिक समय लगता है। खान ने एक सैटेलाइट मानचित्र की ओर इशारा करते हुए समझाया। उनकी ब्रीफिंग स्पष्ट और तार्किक थी। अंतिम है भूमिगत जलमार्ग के माध्यम से घुसपैठ। यह एक पुराने नक्शे में पाया गया एक पुराना नाला है। संभवतः यह भूमिगत अनुसंधान सुविधा तक जुड़ा हुआ है। सबसे गुप्त, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना अज्ञात है और हम नहीं जानते कि कौन से खतरे छिपे हैं। टीम के सदस्यों के बीच राय विभाजित हो गई। डेल्टा फोर्स के सैनिक हवाई घुसपैठ को पसंद करते थे, जो बेहतर गोलाबारी और उपकरणों का लाभ उठाकर एक ललाट हमले के करीब था। इसके विपरीत पैरा एसएफ के सैनिक, जो इलाके का लाभ उठाकर गुप्त आंदोलन को प्राथमिकता देते थे, भूमिगत जलमार्ग के माध्यम से घुसपैठ की ओर अधिक झुके हुए थे। दोनों इकाइयों के ऑपरेशन दर्शन सीधे टकरा रहे थे। एक संवेदनशील स्थिति जो टीम को विभाजित कर सकती थी। सभी की निगाहें दोनों कमांडरों अर्जुन और खान पर टिकी थीं। खान ने एक पल सोचा, फिर अर्जुन से कहा, तुम्हारा क्या विचार है अर्जुन? उन्होंने एक तरफा फैसला नहीं किया और पहले उनकी राय पूछी। एक ऐसा रवैया जो उनके पहले के घमंडी स्वभाव से अकल्पनीय था, वह उनका सम्मान करती थीं। अर्जुन ने नक्शे से अपनी निगाहें हटाए बिना धीमी आवाज में अपना मुंह खोला। दुश्मन को उम्मीद होगी कि हम सबसे तेज और सबसे साहसी तरीका चुनेंगे। हवाई घुसपैठ उनके जाल में फंसने के बराबर है। वह उठे और नक्शे पर एक बिंदु की ओर इशारा किया। समुद्री घुसपैठ में भी लंबे समय तक आंदोलन के कारण बहुत अधिक चर हैं। हम पहले से पता लगाए जाने की संभावना को खारिज नहीं कर सकते।
उनकी उंगली अंततः भूमिगत जलमार्ग के प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रही थी। सबसे खतरनाक और अनिश्चित स्थान, जिस स्थान पर दुश्मन सबसे कम ध्यान देगा। यही वह रास्ता है जिसे हमें अपनाना चाहिए। अंधेरे से उभरना, उनके दिल को भेदना और धुएं की तरह गायब हो जाना, यह हमारा तरीका होना चाहिए। उनके शब्दों में एक मजबूत विश्वास था। यह केवल अंतर्ज्ञान पर आधारित निर्णय नहीं था, यह एक विशेष बल के सैनिक की वृत्ति जैसा कुछ था जो कई युद्ध अनुभवों के माध्यम से निखरा था। पैरा एसएफ के सैनिकों ने उनकी राय से सहमति में सिर हिलाया, लेकिन डेल्टा फोर्स के सैनिकों के चेहरे पर अभी भी संदेह था। तभी खान ने फैसला किया, ठीक है, हम भूमिगत जलमार्ग से जाएंगे। उनके एक दृढ़ शब्द ने बैठक कक्ष के माहौल को शांत कर दिया। डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उनके नेता ने भारतीय कमांडर का पक्ष लिया था, न कि उनकी अपनी राय का। लेकिन एक शर्त है, खान ने जारी रखा, उस नाले में सबसे आगे का नेतृत्व मैं करूंगी और पीछे का हिस्सा मैं सूबेदार मेजर अर्जुन को सौंपना चाहती हूं। दो सबसे खतरनाक पद कमांडरों के हिस्से थे। किसी को कोई आपत्ति है? उन्होंने पूरी टीम को देखा। उनकी आंखों में एक नेता के रूप में करिश्मा और जिम्मेदारी भरी हुई थी। कोई भी आपत्ति नहीं उठा सका। उनके फैसले ने दोनों टीमों के स्वाभिमान का सम्मान किया और साथ ही यह सबसे तर्कसंगत भूमिकाओं का विभाजन था। उस समय अर्जुन को एहसास हुआ कि खान कितनी विकसित हो चुकी थी। वह अब केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाली और अकेले आगे बढ़ने वाली एक चैंपियन नहीं थी। वह एक सच्ची कमांडर बन गई थी, जो पूरी टीम को गले लगा सकती थी और सबसे कठिन निर्णय ले सकती थी। मानो दो सूरज हों, एक सूरज जो गर्म और तीव्र प्रकाश बिखेरता था, खान, और एक सूरज जो शांत था लेकिन गहरी गर्माहट रखता था, अर्जुन। दो अलग अलग सूरज अब एक उद्देश्य के लिए एक साथ चमकने लगे थे। ऑपरेशन की योजना सुचारू रूप से चली। उन्होंने दिन रात एक साथ अभ्यास किया, अपनी सांसों को एक किया। शुरुआती अजीबपन और प्रतिस्पर्धा गायब हो गई और उसकी जगह एक मजबूत विश्वास ने ले ली कि वे एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन और खान ने अभ्यास के समय के बाहर लगभग कभी बात नहीं की, लेकिन प्रशिक्षण मैदान में कार करते हैं, इनको खासत करताते हैं, मिलते समय केवल एक संक्षिप्त नजर से वे एक दूसरे के दिल को पढ़ सकते थे। एक शब्दहीन वादा कि अब व्यक्तिगत भावनाओं को दिखाने का समय नहीं था। उनका प्यार अस्थायी रूप से एक बड़े उद्देश्य, देश और दुनिया की शांति के नीचे दफन होना था। अंत में ऑपरेशन का दिन आ गया। पूरी तरह से सुसज्जित होकर परिवहन विमान में चढ़ने से ठीक पहले खान ने अर्जुन को एक पल के लिए बुलाया। अर्जुन, उन्होंने एक छोटी सी धातु की वस्तु उनके हाथ में रख दी। मेरा डॉग टैग, तुमने उसे उस समय वापस नहीं किया था। मैं इसे फिर से तुम्हें सौंप रही हूं। इस बार सुनिश्चित करना कि तुम जीवित वापस आओ और इसे खुद वापस करो। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने बिना किसी शब्द के सिर हिलाया, फिर अपना खुद का डॉग टैग उतारा और उसे खान के हाथ में रख दिया। मेजर भी सुनिश्चित करें कि आप जीवित वापस आएं। दो डॉग टैग उनके जीवन और प्यार की शपथ बन गए। परिवहन विमान का रैंप दरवाजा बंद हो गया और उन्हें ले जा रहा विमान घने अंधेरे में उड़ गया। जिस स्थान पर वे जा रहे थे वह दुश्मन की रक्षा का दिल था, एक अज्ञात भूमि जो मौत की छाया से ढकी हुई थी। उनका भाग्य और दुनिया का भाग्य अब एक खतरनाक यात्रा के कगार पर था जो अभी अभी शुरू हुई थी। परिवहन विमान दुश्मन के रडार की पहुंच से बचते हुए कम ऊंचाई पर चुपचाप उड़ रहा था। ऑपरेशन क्षेत्र के पास पहुंचते ही टीम के सदस्यों ने पैराशूट पहने और कूदने की तैयारी पूरी की। इस बार यह ऊंचाई से कूदना नहीं था, बल्कि समुद्र के माध्यम से कम ऊंचाई पर घुसपैठ थी। 30 सेकंड में कूदो। रैंप मास्टर की चीख के साथ विमान के पिछले हिस्से का रैंप दरवाजा खुल गया। घनी और मछली जैसी गंध वाली रात की समुद्री हवा केबिन के अंदर घुस आई। बिना चांदनी के अंधेरे में केवल लहराती काली लहरें उनका इंतजार कर रही थीं। चलो, खान के एक संक्षिप्त आदेश के साथ 12 टीम के सदस्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को ठंडी रात के समुद्र में फेंक दिया। अंधेरे और पानी के छींटों के बीच वे जल्दी से गायब हो गए। समुद्र के नीचे माहौल शांत और ठंडा था। टीम के सदस्यों ने पानी के नीचे के प्रोपेलर का उपयोग करके तेजी से तट के पास पहुंचे। पानी के अंदर भी उनकी हरकतें बिना किसी गलती के एक आदर्श संरचना बनाए हुए थीं। तट पर उतरने के बाद
उन्होंने जल्दी से अपने उपकरण सुरक्षित किए, चारों ओर निगरानी की और छिप गए। सब कुछ योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था। अब से आपातकाल को छोड़कर सभी संचार प्रतिबंधित हैं। केवल हाथ के इशारों से संवाद करें, अर्जुन ने धीमी आवाज में आदेश दिया। टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया, फिर एक एक करके कतार में लग गए और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। भूमिगत जलमार्ग का प्रवेश द्वार, जो उनका लक्ष्य था, तट से लगभग 10 किमी दूर एक गहरी घाटी में स्थित था। रात में पहाड़ पार करते हुए दुश्मन की गश्त और निगरानी उपकरणों से बचना एक ऐसा काम था जिसमें अत्यधिक शारीरिक शक्ति और धैर्य की आवश्यकता थी। खान, जो सबसे आगे थीं, ने एक जानवर जैसी इंद्रियों के साथ सबसे सुरक्षित और गुप्त मार्ग खोजा। उनकी हरकतें तेज और दृढ़ थीं, लेकिन लगभग कोई आवाज नहीं करती थीं। वह एक भूत की तरह थीं जो अंधेरे में घुल गई थीं। अर्जुन, जो पीछे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, ने पूरी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की। वह लगातार चारों ओर निगरानी करते रहे, पीछे छूटे निशानों को मिटाते रहे और दुश्मन के संभावित पीछा करने के लिए तैयार रहे। उनकी उपस्थिति ही टीम के सदस्यों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान कर रही थी। कई घंटों की थकाऊ चढ़ाई के बाद उन्होंने अंततः काई से ढकी चट्टान की दरार में छिपे भूमिगत जलमार्ग का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। लोहे की सलाखों का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन एक बड़े ताले से कसकर बंद था। डेल्टा फोर्स के विस्फोटक विशेषज्ञ ने बिना आवाज किए ताले को काटने के लिए एक मिनी कट्टर का इस्तेमाल किया। एक डरावनी चरमराती आवाज के साथ दरवाजा, जो शायद दशकों से बंद था, खुल गया। अंदर से ठंडी और नम हवा के साथ एक तीखी नाली की गंध बाहर आई। पूर्ण अंधकार, जिसमें आगे कुछ भी देखना संभव नहीं था। मैं पहले अंदर जाती हूं। खान ने नाइट विजन चश्मा पहना और एक साइलेंसर वाली पिस्तौल हाथ में लेकर बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे में अपना पहला कदम रखा। उनके पीछे टीम के सदस्य एक एक करके नाले में दाखिल हुए। भूमिगत जलमार्ग अनुमान से कहीं ज्यादा संकरा और जटिल निकला। संकीर्ण गलियारे, जिन्हें केवल एक वयस्क ही पार कर सकता था, एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में जुड़े हुए थे और पैरों के नीचे गंदा पानी टखनों तक जमा हुआ था। छत से लगातार ठंडे पानी की बूंदें गिर रही थीं और चमगादड़ एक अप्रिय आवाज के साथ उड़ रहे थे। सबसे खराब वातावरण जो क्लॉस्ट्रोफोबिया को ट्रिगर कर सकता था। टीम के सदस्य एक एक करके कतार में लगे, सावधानी से आगे बढ़े, केवल एक दूसरे की सांसों और कदमों की आवाज पर निर्भर थे। खान, जो सबसे आगे थीं, एक टॉर्च से रास्ता रोशन कर रही थीं और अगला व्यक्ति उस रोशनी का अनुसरण कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कितना समय बीत गया था। खान, जो आगे बढ़ रही थीं, ने अचानक अपना हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। क्या हुआ? उनके पीछे के टीम सदस्य ने फुसफुसा कर पूछा। आगे कुछ अजीब है। खान की टॉर्च की रोशनी गलियारे के फर्श पर एक हल्की सी खांचे और एक पतले तार की ओर इशारा कर रही थी। एक माइंड ट्रैप। स्पष्ट रूप से किसी ने घुसपैठियों की आशंका में इसे लगाया था। तुरंत टीम के सदस्यों की पीठ पर ठंडा पसीना बह गया। अगर खान ने इसे नहीं पाया होता और इसे पार कर लिया होता तो पूरी टीम को भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। अर्जुन शांति से आगे बढ़े। उन्होंने उस जाल की जांच की, फिर अपना सिर हिलाया। यह उस प्रकार का नहीं है जिसे हम निष्क्रिय कर सकते हैं। यह एक संयुक्त प्रकार है जो दबाव और गति दोनों का एक साथ पता लगाता है। अगर इसे गलत तरीके से छुआ गया तो यह तुरंत फट जाएगा। टीम एक दुविधा में थी, न तो आगे बढ़ सकती थी न ही पीछे। जब सब चुप हो गए तो अर्जुन ने गलियारे की दीवारों और छत को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। एक तरीका है। उन्होंने छत के एक हिस्से की ओर इशारा किया, एक कंक्रीट की दरार जो अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक नाजुक लग रही थी। हम उस हिस्से को तोड़कर एक चक्करदार रास्ता बनाएंगे। विस्फोट का झटका शायद जाल को ट्रिगर कर देगा, लेकिन अभी के लिए यही एकमात्र तरीका है। लेकिन विस्फोटक का उपयोग करने से बहुत तेज आवाज होगी और दुश्मन को उनके स्थान के बारे में बताने का खतरा होगा। आवाज का क्या? खान ने पूछा। हमें पानी का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने टीम के सदस्यों को अपनी पानी की बोतलों से सारा पानी फर्श पर डालने का आदेश दिया। फिर उन्होंने अपनी लड़ाकू वर्दी का ऊपरी हिस्सा उतारा और उसे पूरी तरह से गीला कर दिया। उन्होंने छत की दरार पर थोड़ी मात्रा में प्लास्टिक विस्फोटक लगाया,
फिर उसे अपनी गीली वर्दी से कई परतों में ढक दिया। सब लोग अपने कान बंद कर लो और जितना हो सके नीचे झुक जाओ। जब अर्जुन ने डेटोनेटर दबाया तो एक धीमी और गूंजती बूम की आवाज आई। अनुमानित तेज विस्फोट की आवाज के बजाय जो सुनाई दिया वह एक गीले कपास के फटने जैसी आवाज थी। गीली वर्दी ने विस्फोट और टुकड़ों को सोख लिया, जिससे आवाज कम हो गई। छत में एक छोटा सा छेद खुल गया जो रेंकर पार करने के लिए काफी बड़ा था। सफल। टीम के सदस्यों के चेहरे पर राहत दिखाई दी। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और शांति ने एक बार फिर टीम को संकट से बचाया। वे एक एक करके उस छेद से गुजरे और जाल वाले क्षेत्र को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल रहे। खान ने अंतिम छेद से गुजर रहे अर्जुन की ओर अंगूठा दिखाया। उनकी निगाहें मानो कह रही थीं, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। अंधेरे में एक लंबी यात्रा के बाद उन्होंने अंततः एक सलाखों वाला दरवाजा पाया जिससे एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक गलियारा था जो अनुसंधान सुविधा के भूमिगत हिस्से से जुड़ा था। घुसपैठ सफल रही, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब से असली युद्ध शुरू हो गया था। लोहे जैसी इच्छा शक्ति और पानी जैसी लचीली बुद्धि वाले दो कमांडर 10 टीम के सदस्यों के साथ दुश्मन की रक्षा के दिल में सबसे गहरी और सबसे अंधेरी लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। सलाखों वाले दरवाजे के पीछे अनुसंधान सुविधा का एक विशाल वेंटिलेशन शाफ्ट था। जटिल गलियारों और पाइपों के बीच नीचे के फर्श पर शोधकर्ता व्यस्तता से घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। सतर्क सुरक्षा बल हर जगह तैनात थे और गश्त कर रहे थे। लक्ष्य सबसे निचले तल पर जैव रासायनिक हथियार प्रयोगशाला है। वहां के नमूने और डेटा को सुरक्षित करो, फिर पूरी सुविधा को उड़ा दो। खान ने ऑपरेशन की योजना को फिर से याद दिलाया। टीम 2 भागों में बंट जाएगी। अल्फा टीम का नेतृत्व मैं करूंगी। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर कब्जा करो और अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय करो। ब्रावो टीम का नेतृत्व सूबेदार मेजर अर्जुन करेंगे। मुख्य पावर रूम को नष्ट करो और दुश्मन के समर्थन को काटो। अपने अपने कार्यों को पूरा करने के बाद हम सबसे निचले तल पर प्रयोगशाला के सामने मिलेंगे। कोई सवाल? टीम के सदस्यों ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब से उन्हें अपने अपने कार्यों को करने के लिए अलग होना था। सावधान रहना, खान ने धीमी आवाज में कहा। मेजर भी, अर्जुन ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। यही उनकी अंतिम बातचीत थी। दोनों टीमें एक सहमत संकेत के साथ वेंटिलेशन शाफ्ट से रस्सी के सहारे चुपचाप नीचे उतरी। अल्फा टीम एक भूत की तरह चली। खान की कमान के तहत उन्होंने निगरानी कैमरों के अंधे धब्बों और गश्त के बदलाव के समय का लाभ उठाकर एक एक करके गार्डों को बिना आवाज किए निष्क्रिय कर दिया। उनका निर्णय चाकू की तरह तेज था। उनकी हरकतें एक हथियारे की तरह गुप्त थीं। अंत में वे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गए। 3, 2, 1। अब एक स्टन ग्रेनेड के साथ अल्फा टीम ने दरवाजा तोड़ा और कुछ ही सेकंड में नियंत्रण कक्ष के अंदर के सभी कर्मियों को निष्क्रिय कर दिया। डेल्टा फोर्स के संचार विशेषज्ञ ने जल्दी से सिस्टम तक पहुंच बनाई, सभी अलार्म उपकरणों को बंद कर दिया और निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग को एक दोहराई जाने वाली रिकॉर्डिंग से बदल दिया। पूरी सुविधा ने अपनी आंखें और कान खो दिए थे। उसी समय अर्जुन के नेतृत्व वाली ब्रावो टीम पावर रूम की ओर बढ़ रही थी। उनका मार्ग अल्फा टीम की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। उन्हें कर्मियों से घिरे एक क्षेत्र से गुजरना था। वे एक संकरे गलियारे में एक गश्त से टकरा गए। लड़ाई अपरिहार्य थी। तप 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 साइलेंसर वाली बंदूकों से गोलियों की आवाज गलियारे में गूंज उठी। अर्जुन और पैरा एसएफ के सदस्य एक शरीर की तरह चले, जल्दी से दुश्मनों को निष्क्रिय कर दिया। उनकी निशानेबाजी का कौशल देव स्तर के करीब था। डगमगाती रोशनी के नीचे भी उन्होंने चलते लक्ष्यों पर सटीकता से गोली मारी। हवलदार सिंह ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर नाचते हुए दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन गोलियों की आवाज ने अनिवार्य रूप से अन्य गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। गलियारे के अंत से सहायता बल आने लगे। मैं उन्हें रोकूंगा, तुम लोग पहले जाओ। अर्जुन ने अपनी टीम के सदस्यों को पहले जाने के लिए कहा और अकेले गलियारे में आने वाले दुश्मनों का सामना किया। वह एक कवर के पीछे छिप गए और असाधारण सटीकता के साथ दुश्मनों के सिर पर निशाना साधा। जब भी उनकी असॉल्ट राइफल गरजती, एक एक करके दुश्मन गिरते जाते। वह अकेले एक सेना की तरह थे।
अंत में ब्रावो टीम मुख्य पावर रूम में पहुंची। उन्होंने विशाल जनरेटर पर बम लगाए। अर्जुन अंत तक दुश्मन के पीछा को रोकने के बाद बम लगाने की पुष्टि के बाद शामिल हुए। सब बाहर निकलो। उनकी चीख के साथ टीम के सदस्य पावर रूम से बाहर निकले। कुछ क्षण बाद एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज के साथ पावर रूम फट गया। पूरी सुविधा की बत्तियां बंद हो गईं और आपातकालीन बिजली चालू हो गई। लाल चेतावनी बत्तियां चमकने लगीं। अल्फा टीम और ब्रावो टीम लगभग एक साथ सबसे निचले तल पर प्रयोगशाला के सामने नियत स्थान पर मिले। उनके चेहरे बारूद के धुएं और पसीने से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अब अंतिम। अर्जुन ने प्रयोगशाला के मोटे स्टील के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वे दरवाजा उड़ाने और अंदर जाने वाले थे, प्रयोगशाला के अंदर से गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई दी। क्या हुआ? टीम के सदस्य हैरान रह गए। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। प्रयोगशाला पहले से ही एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। सफेद कोट पहने शोधकर्ता फर्श पर पड़े थे और काले लड़ाकू वर्दी पहने अज्ञात लोगों का एक समूह बचे हुए शोधकर्ताओं को धमकी देते हुए कंप्यूटर पर डेटा नष्ट कर रहा था। वे इस सुविधा के सुरक्षा बल नहीं थे। वे कहीं ज्यादा प्रशिक्षित और क्रूर लग रहे थे। उनकी बाहों पर ब्लैक स्कॉर्पियन का प्रतीक खुदा हुआ था। ब्लैक स्कॉर्पियन के एजेंट, वे हमसे पहले पहुंच गए। खान चिल्लाएं। संयुक्त टीम और ब्लैक स्कॉर्पियन के एजेंटों के बीच एक भीषण गोलीबारी हुई। प्रयोगशाला का भीतरी भाग विभिन्न प्रयोगात्मक उपकरणों और कांच के उपकरणों से भरा हुआ था, जिससे टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे और चिंगारियां जल रही थीं। अर्जुन और खान कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हुए लड़े। दो सूरज एक आग की तरह धधक रहे थे। खान की गोलियों ने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और अर्जुन ने उस दरार का फायदा उठाकर दुश्मन की रक्षा के दिल में छुरा घोंप दिया। उनका संयोजन खेल आदर्श से परे था, कला के स्तर के करीब। एक भीषण लड़ाई के बाद अंततः प्रयोगशाला में सभी दुश्मनों को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन स्थिति बहुत खराब थी। अधिकांश डेटा नष्ट हो चुका था और सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक विनाश के हथियार के नमूने वाले ठंडे कंटेनर गायब हो गए थे। लानत है, वे उसे लेकर भाग गए, एक टीम सदस्य चिल्लाया। उसी समय अर्जुन ने फर्श पर कराह रहे एक शोधकर्ता की छाती पर एक चमकता हुआ रेडियो देखा। उन्होंने रेडियो उठाया। हेलीकॉप्टर, छत, निकासी की तैयारी। एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। छत, वे छत से हेलीकॉप्टर से भागने वाले हैं। अर्जुन चिल्लाए। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने नष्ट हो चुकी प्रयोगशाला को छोड़ा और सुविधा के उच्चतम स्थान छत की ओर जी जान से दौड़े। दुनिया के भाग्य को दांव पर लगाने वाले नमूने को वापस पाने के लिए अंतिम पीछा शुरू हो गया था। पूरी सुविधा अराजकता में थी। विस्फोट के कारण लगी आग फैल रही थी और आपातकालीन अलार्म बाहर कर देने वाले शोर से गूंज रहे थे। अर्जुन और खान के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम ढहती इमारतों के मलबे और आने वाले दुश्मनों को भेदते हुए जी जान से छत की ओर बढ़ रही थी। लिफ्ट बहुत पहले ही काम करना बंद कर चुकी थी। वे आपातकालीन सीढ़ियों का उपयोग करके लगातार ऊपर चढ़ते रहे। उनकी सांसें फूल रही थीं और उनके पूरे शरीर की मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन कोई नहीं रुका। अंत में जब उन्होंने छत की ओर जाने वाले अंतिम लोहे के दरवाजे को तोड़ा, तो उनकी आंखों के सामने एक निराशाजनक दृश्य फैला। छत के हेलीपैड पर एक काला हमलावर हेलीकॉप्टर पहले से ही इंजन चालू करके तैयार था। ब्लैक स्कॉर्पियन का नेता प्रतीत होने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें नमूने होने का संदेह था, एक चांदी का बैग लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला था। बचे हुए सदस्य हेलीकॉप्टर के चारों ओर एक रक्षा पंक्ति बनाकर संयुक्त टीम पर जमकर गोलीबारी कर रहे थे। आकाश से ठंडी बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें और गोलियां हेलीपैड पर बेतरतीब ढंग से एक दूसरे को काट रही थीं। लानत है, हम उन्हें खो देंगे। खान एक कवर के पीछे से बाहर निकलने वाली थीं, चिल्लाईं, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी बहुत तेज थी। नहीं, एक स्नाइपर है। हॉक चिल्लाया। डेल्टा फोर्स का स्नाइपर। सामने की इमारत की छत से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। स्थिति बहुत खराब थी, एक निराशाजनक स्थिति जिसमें उन्हें एक खुले छत पर दुश्मन के स्नाइपर का सामना करना था। हेलीकॉप्टर लगभग उड़ान भरने वाला था। तभी अर्जुन ने फैसला किया, मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। उस दरार का फायदा उठाकर स्नाइपर और हेलीकॉप्टर को निष्क्रिय करो। तुम पागल हो,
यह एक आत्मघाती कार्य है। खान ने उनकी बाह पकड़ते हुए चिल्लाई, लेकिन अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्होंने खान का हाथ छोड़ा और उनके हाथ से एक स्टन ग्रेनेड छीन लिया। क्या तुमने मुझे जीवित वापस आने के लिए नहीं कहा था? मैं अपना वादा निभाऊंगा। उन्होंने खान की ओर पहली और आखिरी बार हल्की मुस्कान दी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह गोलियों की बौछार के बीच दौड़ पड़े। सभी दुश्मन बंदूकों की नालें उनकी ओर हो गईं। अर्जुन एक जिगजैग तरीके से दौड़े, मानव सीमाओं से परे की हरकतों के साथ गोलियों से बचते हुए। उनसे निकलने वाली आभा एक बड़े तूफान की तरह थी, जिससे दुश्मन अनजाने में उनकी हरकतों से डर गए। दुश्मन की रक्षा पंक्ति के ठीक सामने उन्होंने स्टन ग्रेनेड फोड़ा। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ फटने वाली चकाचौंध रोशनी ने एक पल के लिए दुश्मन की दृष्टि को निष्क्रिय कर दिया। यही समय था। ठां! हॉक की स्नाइपर राइफल गरजी। गोली बारिश को भेदती हुई सामने की इमारत में छिपे दुश्मन के स्नाइपर के सिर में ठीक लगी। उसी समय खान और अन्य टीम के सदस्य एक साथ बाहर निकले। उन्होंने स्टन ग्रेनेड के झटके से अभी तक उबर नहीं पाए दुश्मनों पर गुस्से की गोलियां बरसाईं। अर्जुन ने उस दरार को बर्बाद नहीं किया। वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले ब्लैक स्कॉर्पियन के नेता की ओर दौड़े। उनके शरीर हेलीपैड पर जोर से टकराए। नमूने वाला चांदी का बैग जमीन पर गिर गया। नेता एक विशाल शरीर वाला व्यक्ति था, जिसमें एक राक्षस जैसी ताकत थी। उसने अर्जुन को धक्का दिया और अपना खंजर निकाला। अर्जुन ने भी अपना कमांडो चाकू निकाला। बारिश के बीच दो लोगों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस्पात के टकराने की तीखी आवाज ने गोलियों की आवाज को चीर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर बेरहमी से चाकू चलाए, एक दूसरे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधा। यह प्रशिक्षित तकनीक की लड़ाई नहीं थी। यह प्रशिक्षित तकनीक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को मारने की एक सहज लड़ाई थी। इस बीच खान हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ी। उन्होंने कॉकपिट पर गोलीबारी की और पायलट खून से लथपथ होकर गिर गया। नियंत्रण खो चुका हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा। उसके ब्लेड हेलीपैड के फर्श से टकराए। खतरा! हेलीकॉप्टर फटने वाला है। एक टीम सदस्य चिल्लाया। अर्जुन से लड़ रहा नेता प्रतिकूल स्थिति को भांपकर अपने अंतिम प्रयास में अर्जुन को धक्का दिया और चांदी का बैग उठा लिया। फिर वह हेलीपैड के किनारे की ओर दौड़ा और इमारत से नीचे कूद गया। उसकी योजना पैराशूट से भागने की है। नहीं! खान ने उसकी ओर गोली चलाते हुए चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते शरीर के साथ उठे और बिना किसी हिचकिचाहट के उस नेता के पीछे इमारत से नीचे कूद गए। अर्जुन! खान की चीख बारिश की आवाज में डूब गई। हवा में दोनों लोगों की अंतिम लड़ाई जारी रही। अर्जुन ने गिरते हुए नेता के शरीर को पकड़ा और बैग छीनने के लिए संघर्ष किया। नेता ने जी जान से विरोध किया, अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की। उनके आपस में उलझे शरीर भयानक गति से जमीन की ओर गिर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने नेता की कमर पर एक अतिरिक्त पैराशूट देखा। अपनी बची हुई ताकत से उन्होंने नेता के शरीर को लात मारी, उसके हाथ से चांदी का बैग छीना और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उन्होंने अतिरिक्त पैराशूट का हैंडल खींचा। पॉप! जैसे ही पैराशूट खुला, एक जबरदस्त झटका उनके शरीर से टकराया, लेकिन उन्होंने अंत तक बैग नहीं छोड़ा। नेता, जिसका पैराशूट नहीं खुला, चिल्लाते हुए नीचे के अंधेरे में गायब हो गया। खान और टीम के सदस्य, जो यह सब छत से देख रहे थे, अपनी सांसें रोके हुए थे। अर्जुन का पैराशूट फटते हुए हेलीकॉप्टर की आग की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे अंधेरे में नीचे उतरा। अंत में माना की या साता को जब उनके पैर जमीन पर लगे तो वह बेहोश हो गए। उनके हाथ में दुनिया के भाग्य को दांव पर लगाने वाला चांदी का बैग कसकर पकड़ा हुआ था। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले एक अस्पताल के कमरे की सफेद छत देखी। नाक में चुभने वाली कीटाणुनाशक की गंध और उनकी बाह में लगी। ड्रिप ने उन्हें बताया कि वह एक अस्पताल में थे। उनका पूरा शरीर प्लास्टर और पट्टियों में लिपटा हुआ था और पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा था। होश आ गया? एक परिचित आवाज ने उन्हें मुड़ने पर मजबूर किया। खान पीले चेहरे के साथ उनके बिस्तर के पास पहरा दे रही थीं। उनकी वर्दी कई जगहों से फटी हुई थी और उनके चेहरे पर छोटे छोटे घाव थे। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोई न हो। यह कहाँ है? अर्जुन की आवाज कर्कश थी। एक सुरक्षित जगह पर। ऑपरेशन सफल रहा तुम्हारी वजह से। खान की आवाज राहत और थकान से भरी हुई थी। नमूना सुरक्षित कर लिया गया है ना? हाँ, सुरक्षित कर लिया गया।
इस हमले के कारण ब्लैक स्कॉर्पियन संगठन भी लगभग नष्ट हो गया है। दुनिया तुम पर बहुत बड़ा एहसानमंद है अर्जुन। अर्जुन ने अंततः राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठे। गिरने के झटके के कारण उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं और उनके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची थी। डॉक्टर ने कहा कि उनका जीवित रहना एक चमत्कार था। हिलो मत, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है। खान ने धीरे से उनके कंधे को दबाकर उन्हें फिर से लेटा दिया। उनका स्पर्श गर्म और सावधान था। एक पल की खामोशी उन पर छा गई। खिड़की के बाहर एक शांतिपूर्ण शहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। एक इतनी शांत दोपहर। यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ दिन पहले वे मलबे और गोलियों की बारिश के बीच लड़ रहे थे। तुमने ऐसा दुस्साहसिक काम क्यों किया? खान ने कांपती आवाज में पूछा। उनकी आंखें लाल हो गईं। मुझे लगा तुम मर जाओगे। उस समय मेरा दिल भी साथ गिर गया। अर्जुन ने उन्हें बिना किसी शब्द के देखा। उन्होंने अपना बिना पट्टी वाला हाथ बढ़ाया और सावधानी से उनके गालों पर बह रहे आंसू पोंछे। क्योंकि मुझे एक वादा निभाना था, उन्होंने कठिनाई से कहा। जीवित वापस आने का वादा, और एक चीज भी थी जो मुझे तुम्हें सीधे वापस करनी थी। उन्होंने खान के गले में लटके अपने डॉग टैग की ओर इशारा किया। भीषण लड़ाई के बीच भी वह उसे नहीं खोए थे। खान और कुछ नहीं कह सकी और अपना चेहरा अर्जुन की छाती में छिपा लिया, सिसकने लगी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो भी भावनाएं दबा रखी थीं, वे गर्म आंसू बनकर बह निकली। लोहे जैसी कठोर महिला सैनिक की छवि अब नहीं दिख रही थी। वहां केवल एक बहुत कमजोर महिला थी जो अपने प्रिय व्यक्ति के सामने थी। अर्जुन ने बिना किसी शब्द के उनकी पीठ थपथपाई। उनके खुरदरे स्पर्श में वह सारी सांत्वना और प्यार था जो वह दे सकते थे। कितना समय बीत गया। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद खान ने अपना सिर उठाया। मैंने सेना छोड़ने का फैसला किया है। उनके अचानक शब्दों ने अर्जुन की आंखें चौड़ी कर दी। मैं और नहीं सह सकती। हर दिन मौत के डर में जीना, किसी कीमती व्यक्ति को खोने की चिंता। मैं थक गई हूं। मैं तुम्हारे साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूं। उन्होंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भारत आऊंगी। मैं यहां तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। अब हमारे बीच कोई बाधा नहीं है। उनकी आंखों में ईमानदारी भरी हुई थी। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उनके पास आने की सबसे बड़ी हिम्मत जुटाई थी। अर्जुन आसानी से जवाब नहीं दे सके। उनका दिल भी खान जैसा ही था, लेकिन वह अभी भी एक सैनिक थे। अभी भी देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी थी, और वह नहीं चाहते थे कि खान उनकी वजह से सब कुछ बलिदान कर दें। उनकी हिचकिचाहट को भांपकर खान ने कहा, मैं तुमसे सेना छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं एक सैनिक के रूप में तुम्हारा सम्मान करती हूं, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद घर लौटने के लिए एक जगह की जरूरत है ना? मैं तुम्हारा घर बनना चाहती हूं। उनके शब्द सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। अब तक वह देश नामक एक बड़े घर की रक्षा के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी केवल अपने लिए एक छोटे से घर का सपना नहीं देखा था। खान ने पहली बार कहा कि वह घर बनना चाहती थीं जहां वह लौटना चाहें। क्या मैं इसके लायक हूं? यह मैं तय करूंगी। तुम इसके बहुत लायक हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब और शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी निगाहें सब कुछ कह रही थीं। मौत की दहलीज पर मलबे के बीच उनका प्यार और मजबूत और स्पष्ट हो गया था। अब वे एक दूसरे के लिए घर लौटने का स्थान और एकमात्र आश्रय बन गए थे। खिड़की से गर्म धूप अंदर आ रही थी, उन दोनों को रोशन कर रही थी। लंबा और अंधेरा युद्ध समाप्त हो चुका था और अंततः उनके लिए एक शांतिपूर्ण सुबह आ गई थी। 1 साल बाद सभी घाव ठीक हो जाने के बाद अर्जुन सेना में ड्यूटी पर लौट आए। वह पैरा एसएफ में एक जीवित किंवदंती बने रहे, एक सूबेदार मेजर जिनका उनके जूनियर सम्मान करते थे। लेकिन वह पहले से थोड़े अलग थे। उनके चेहरे पर उनकी ठंडी छाप की जगह अक्सर एक कोमल मुस्कान दिखाई देती थी और उनकी गहरी आंखों में अब एक गर्माहट झलकती थी। उनकी उंगली पर एक छोटी और साधारण अंगूठी थी। खान अपने वादे के अनुसार सेना छोड़कर भारत आ गईं। उन्होंने अपना जीवन जारा के रूप में शुरू किया, एक सामान्य महिला। अब डेल्टा फोर्स की मेजर ज्वारा खान नहीं। शुरू में उन्हें अपरिचित भाषा और संस्कृति के साथ कठिनाई हुई, लेकिन अपनी विशिष्ट दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने जल्दी से खुद को ढाल लिया। उन्होंने एक छोटी अनुवाद कंपनी स्थापित की और कभी कभी सैन्य रणनीति पर व्याख्यान देती, अपने अनुभव साझा करती।
दोनों अड्डे के पास एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। जब अर्जुन प्रशिक्षण के बाद घर लौटते तो ज़ारा गर्म रात के खाने के साथ उनका इंतजार करती। वे साथ में बागवानी करते थे और सप्ताहांत में कभी कभी मछली पकड़ने जाते थे। उनके जीवन में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन हर सामान्य क्षण एक अनमोल खुशी थी। जीवन और मृत्यु को पार कर चुके दो सैनिकों ने अंततः एक दूसरे के पक्ष में सबसे उत्तम शांति पाई थी। एक उज्जवल शरद ऋतु की दोपहर, दोनों अपने घर के सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। ज़ारा ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर अर्जुन के कंधे पर टिका दिया। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि हम इस तरह एक साथ हो सकते हैं, उन्होंने फुसफुसाया। मैं भी। अर्जुन ने धीरे से उनकी कमर को गले लगाया। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आती है, वह घमंडी और मनमौजी सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी जो मुझे जिंदा खा जाना चाहती थी। उनके शब्द सुनकर ज़ारा हंस पड़ी। उस समय मैं सच में सोचती थी कि मैं दुनिया में सबसे महान हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत प्रतिद्वंद्वी को रौंदकर खड़े होने में नहीं है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करने और साथ में आगे बढ़ने में है। तुमने मुझे बदल दिया अर्जुन। मैं भी। मैंने अपना पूरा जीवन केवल एक सैनिक के रूप में जिया। मुझे नहीं पता था कि भावनाओं को कैसे दिखाना है, खुशी का आनंद कैसे लेना है। तुमने मुझे प्यार नामक एक नई दुनिया दिखाई। दोनों ने लाल जलते सूर्यास्त को चुपचाप देखा। आकाश और पृथ्वी मानो सुनहरी रोशनी से रंगे हुए थे। अर्जुन। ज़ारा ने अचानक अपना सिर उठाया और उन्हें देखा। उनकी नीली आंखें सूर्यास्त की रोशनी में एक रत्न की तरह चमक रही थीं। तुम्हें हमारी पहली शर्त याद है? बेशक, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। उस समय तुम जीते थे और मैंने तुम्हारी मांग पूरी की थी, तुम्हें सिखाया था। हाँ, वास्तव में ऐसा लगता है कि उसी समय से मैंने वास्तव में तुमसे अपनी हार स्वीकार की थी। न केवल शर्त में, बल्कि एक इंसान के रूप में, एक सैनिक के रूप में मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने उनका हाथ लिया और उसे अपने पेट पर रखा। अभी भी अस्पष्ट था, लेकिन वहां एक नया जीवन बढ़ रहा था। तो इस बार मैं एक शर्त लगाऊं? उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। क्या शर्त? हमारा होने वाला बच्चा अगर लड़का हुआ तो वह तुम्हारे जैसा होगा, अगर लड़की हुई तो वह मेरे जैसी होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? अर्जुन उनकी अजीब शर्त सुनकर केवल मुस्कुराए। इस बार की शर्त के लिए मुझे लगता है कि मैं हारना चाहता हूं। उन्होंने अपना हाथ ज़ारा के पेट पर रखा और धीरे से उनके होठों को चूमा। सूर्यास्त की अंतिम किरणें उन्हें गर्मजोशी से ढक रही थीं। पूर्व के अंधेरे होने लगे आकाश में पहला तारा चमकने लगा था। वे जानते थे कि उनका जीवन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। दुनिया में कहीं अंधकार की शक्तियां फिर से उठेंगी और शायद एक दिन आएगा जब अर्जुन को अपने देश के लिए फिर से लड़ना होगा। लेकिन अब वे डरते नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि जब तक वे एक दूसरे के पास हैं, वे किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। आकाश को ढकने वाला लाल सूर्यास्त फीका पड़ने लगा और एक गहरी नीली रात आ गई। लेकिन उनके दिलों में एक ऐसा सूरज था जो कभी नहीं डूबता था, एक शांत लेकिन गर्म काला सूरज जो केवल एक दूसरे के अस्तित्व से दुनिया को रोशन करता था।